बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड आएंगे, बाकी सब के एक एपिसोड फ्री में हमेशा आते रहेंगे। आप लोग नई स्टोरी भी सुन सकते हो। मैं योद्धा नहीं हूँ, ये बहुत कंप्लीट स्टोरी है और इसके अप्रॉक्स 400 एपिसोड तक जाएंगे। 400 या 500 के नीचे ही रहेंगे एपिसोड, ज़्यादा नहीं एपिसोड हैं। फिर 1 महीने के अंदर हम लोग पहुँचा देंगे इसको जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था। उसके बाद के एपिसोड भी आएंगे और इसी वॉइस में आएंगे। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया। शिवम ने गौर से देखा। सचमुच वह कोई ठोस शरीर नहीं था, बल्कि एक छाया जैसा, या शायद आत्मा का अंश। सीनियर संसारक, क्या सचमुच पुनर्जन्म मौजूद है? शिवम ने पूछा। उसके मन में अभी भी उन 9 जीवनों की स्मृतियां चमक रही थीं। क्या सचमुच पुनर्जन्म है? मैं नहीं जानता, रियंकानेशन एम्परर ने आह भरी। आप नहीं जानते? शिवम चकित हुआ। किंवदंती के अनुसार रियंकानेशन एम्परर और नियति का नियम, लॉ ऑफ रियंकानेशन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक था, केओस लॉ के बराबर। क्या वह भी नहीं जानता कि पुनर्जन्म सच है या झूठ? क्या शिवम के देखे 9 जीवन सचमुच थे? क्यों वे इतने वास्तविक लगे? छोटे, तुम अपने अनुभव को लेकर सोच रहे हो। दरअसल वह वास्तविक पुनर्जन्म नहीं था, वह तुम्हारे भीतर गहराई में छिपे अनुभवों का प्रतिबिंब था। इसे एक प्रकार का अलूजन कह सकते हो, या शायद पिछले जन्म की स्मृतियों का जागरण। रियंकानेशन एम्परर ने कहा, तो इस दुनिया में सचमुच कोई पुनर्जन्म नहीं है? शिवम ने लंबी सांस ली और उसका मन शांत हो गया। ये कहना आसान नहीं। शायद अगर साधना का स्तर पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंचे तो वास्तव में पुनर्जन्म संभव हो। दुर्भाग्य से मेरी साधना उस स्तर तक नहीं पहुंची, रियंकानेशन एम्परर ने कहा। फिर शिवम की ओर देखते हुए बोला, छोटे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम ही पहले व्यक्ति हो जो 9वें जीवन में जाग गए। मैंने तो सोचा था कि सबसे ताकतवर लोग भी 100 जीवन झेलने के बाद ही जागेंगे। तुम सचमुच अद्भुत हो। जूनियर शिवम हूँ। सीनियर, यहाँ आए मुझे कितना समय हो गया? शिवम ने पूछा। तुम्हें यहाँ आए 3 महीने हो गए, रियंकानेशन एम्परर ने उत्तर दिया। 3 महीने? अच्छा। शिवम ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि उसने अनंत समय गुजारा है, लेकिन असलियत में सिर्फ 3 महीने गुजरे थे। सीनियर, क्या आपने ये टूम बनाया था और जो डेविल वे और बाकी सब पहले देखा? शिवम ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, जब युद्ध हुआ था तब मैं लगभग समाप्त हो चुका था। बाद में एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति आया और मेरे लिए ये टूम बनाया। उसने मेरी आत्मा की एक किरण भी बचाई। बाहर जो कुछ तुमने देखा वह सब उसी शक्तिशाली का कार्य है। शायद वह मेरी सीखी विद्या व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने मेरे लिए ये टूम छोड़ा ताकि आगे चलकर कोई मेरा उत्तराधिकारी बन सके। रियंकानेशन एम्परर ने समझाया। जैसा मैंने सोचा था, शिवम ने बुदबुदाया। उसने पहले भी सुना था कि एंशंट वॉर के बाद एक अतुलनीय शक्तिशाली ने 9 सम्राटों की कब्रें बनाई। 1000 किल्स हाउस के सेलेस्टियल एम्परर शो ने उनमें से एक टूम से विरासत प्राप्त की थी। अब यह निश्चित था कि बाहर का डेविल वे आदि सब कृत्रिम था, उसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा बनाया गया। शिवम, तुम फीनिक्स वॉर बॉडी का अभ्यास कर रहे हो। ये भी उस शक्तिशाली से जुड़ा हुआ है। वह शक्तिशाली 9 लाइफ डेमन सिल्कवर्म था, शीर्ष 10 युद्ध पशुओं में से एक। रियंकानेशन एम्परर ने कहा। 9 लाइफ डेमन सिल्कवर्म? शिवम चौंक उठा। उसने दान कोको से सुना था कि शीर्ष 10 युद्ध पशु शुरुआती युद्धों में ही मारे गए थे, लेकिन अब ये साफ था कि मामला इतना सरल नहीं था। किसी विशेष तरीके से उन्होंने अपने जीवन बचा लिए थे। बाद में शिवम ने टाइटन बीटल भी देखा था, और अब 9 लाइफ डेमन सिल्कवर्म का नाम सुनकर उसे यकीन हो गया, शायद कई युद्ध पशु अब भी जीवित हैं। दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। इसी समय रियंकानेशन एम्परर ने शिवम को ध्यान से देखा और आह भरी। सीनियर, क्यों दुर्भाग्य? शिवम ने पूछा। क्योंकि तुमने 9 जीवन झेले और सबसे पहले जाग गए। तुम मेरी विरासत प्राप्त कर सकते थे, रियंकानेशन रेल्म को नियंत्रित करना और उसके नियमों को समझना, लेकिन अफसोस तुम पहले ही केओस रेल्म को समझ चुके हो। केओस और रियंकानेशन दोनों ही दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली नियमों में से हैं। यह ऐसे हैं जैसे एक पहाड़ पर 2 बाघ न रह सकें। इन्हें एक साथ नियंत्रित करना लगभग असंभव है, और इन्हें मिलाना तो और भी कठिन। रियंकानेशन एम्परर ने समझाया। साधक जब एक स्तर पर पहुंचते हैं तो एक साथ कई नियमों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन 10 सबसे शक्तिशाली नियमों में से 2 को एक साथ नियंत्रित करना प्राचीन काल से अब तक ऐसा कोई भी साधक नहीं हुआ। ये पूरी तरह असंभव माना जाता है।
रियनकार्नेशन एम्परर की व्याख्या सुनकर शिवम के मन में गहरा अफसोस उठा और साथ ही गहरी हैरानी भी। इस दुनिया में केओस के बराबर नौ और नियम मौजूद हैं। शिवम को पहले इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसे लगा कि वो अब तक बहुत कम जानता रहा है। सीनियर शायद भविष्य में कोई आपकी विरासत लेने के लिए उपयुक्त व्यक्ति होगा, शिवम ने कहा। भले ही ये दुर्भाग्यपूर्ण था, पर वह रियनकार्नेशन का मार्ग नहीं अपना सकता था। केओस लॉ को छोड़ना उसके लिए असंभव था। अब समय नहीं है, मेरी यह बची हुई आत्मा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। रियनकार्नेशन एम्परर ने आह भरी, फिर उसकी हथेली में एक क्रिस्टल जैसी वस्तु प्रकट हुई। उसके चारों ओर नियमों की शक्ति प्रवाहित हो रही थी। शिवम ने उसे देखा तो मानो एक संपूर्ण संसार देख रहा हो। शिवम, यह मेरा वर्ल्ड हार्ट है। इसमें मेरी सारी विरासत समाहित है। इसे लो। भविष्य में अगर तुम उपयुक्त व्यक्ति से मिलो तो मेरी विरासत उसे सौंप देना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। रियनकार्नेशन एम्परर की आवाज में आहट थी। एक महान सम्राट की यह दशा सचमुच दुखद थी। सीनियर, मैं वादा करता हूं कि सही उत्तराधिकारी ढूंढकर आपकी विरासत आगे पहुंचाऊंगा। शिवम की आंखों में दृढ़ निश्चय चमका। उसने वर्ल्ड हार्ट आदरपूर्वक लिया और सुरक्षित रख लिया। धन्यवाद। रियनकार्नेशन एम्परर हल्का मुस्कुराया और बोला, छोटे, तुम पहले जागे हो तो कैसे तुम्हें खाली हाथ जाने दूं। ये रियनकार्नेशन हैल्बर्ट तुम्हारे लिए है। उसकी हथेली चमकी और एक युद्धभाला प्रकट हुआ। ये रियनकार्नेशन हैल्बर्ट मेरा पुराना शस्त्र है। ये गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, इसकी शक्ति नहीं रही, लेकिन इसमें मैंने 2 बार की शक्ति सील की है। इन दोनों शक्तियों के पूर्ण विस्फोट से किसी भी सम्राट स्तर से नीचे के योद्धा को काटा जा सकता है। सम्राट स्तर से नीचे किसी को भी। शिवम स्तब्ध रह गया, फिर उसके चेहरे पर अपार आनंद छा गया। ऐसा खजाना सचमुच आकाश के विरुद्ध था। खतरे की घड़ी में यह अवश्य जीवन बचाने वाला शस्त्र सिद्ध होगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, केवल 2 ही अवसर हैं। जब ये खत्म हो जाएंगे तो और नहीं मिलेंगे। इसे लो। रियनकार्नेशन एम्परर ने हैल्बर्ट शिवम को सौंप दिया। शिवम ने उसे प्रसन्नता से स्वीकार किया और सुरक्षित रख लिया। अच्छा, अब मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा, रियनकार्नेशन एम्परर बोला। सीनियर, क्या मैं कुछ समय यहाँ रुक सकता हूँ? मैं साधना करना चाहता हूँ, शिवम ने कहा। 9 जन्मों का अनुभव उसे गहराई से छू गया था। उसका केओस रेल्म मानो टूटकर नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला था। एक कदम और आगे वह हाफ सेंट बन सकता था। हाफ सेंट बनते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बाहर जाकर वह और भी आत्मविश्वास से भरा होगा। ठीक है, साधना करो, रियनकार्नेशन एम्परर ने अनुमति दी। शिवम ने सिर हिलाया, फिर पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसने एंशंट डाउट्री निकाला और शांति से साधना करने लगा। एंशंट डाउट्री, इस छोटे में तो मेरी सोच से भी अधिक रहस्य छिपे हैं। रियनकार्नेशन एम्परर ने आश्चर्य से सोचा, फिर हल्की मुस्कान दी। शिवम के भीतर केओस रेल्म लगातार हिल रहा था और उतार चढ़ाव ले रहा था। कुछ ही दिनों में 7 दिन बीत गए। धड़ाम, अचानक शिवम के भीतर केओस रेल्म जोर से फटा और उसका उत्थान हुआ। एक्सट्रीम रेल्म 9 जन्म और 9 जीवन के अनुभव के बाद शिवम ने केओस रेल्म को चरम स्तर तक पहुंचा दिया। एक्सट्रीम केओस रेल्म 9 स्तर वाले केओस रेल्म से कहीं अधिक शक्तिशाली था। रेल्म का उत्थान होते ही शिवम के शरीर में एसेंस गरजने लगा, गति तेज होती गई। वह अब ब्रेक थ्रू की ओर बढ़ रहा था। शिवम ने हाथ लहराया और जमीन पर असंख्य मूल पत्थर, ओरिजिनल स्टोन्स, प्रकट हुए। उसने डिवावरिंग पावर का प्रयोग करके उन्हें पागलों की तरह निगलना और रिफाइन करना शुरू कर दिया। 3 दिन बीत गए, पता नहीं उसने कितने पत्थर रिफाइन कर लिए। उसकी आभा उछलकर आकाश को चीरने लगी, लेकिन गुप्त कक्ष मजबूत था। उसकी एसेंस कॉलम छत तक पहुंची, पर कोई प्रतिक्रिया न हुई। तभी शिवम ने आंखें खोलीं। हाफ सेंट, आखिरकार उसने हाफ सेंट का पहला चरण प्राप्त कर लिया। अब उसकी युद्धशक्ति आसमान छू रही थी। अब उसे पूरा विश्वास था कि नारायण जैसे शत्रु से अकेले भिड़कर भी उसे दबा सकता है। छोटे, मैं लगभग भूल ही गया था। मैंने तुम्हारे भीतर केओस की झलक देखी है, तो मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। रियनकार्नेशन एम्परर फिर प्रकट हुआ। उसके हाथ पर एक विशेष वायु प्रवाहित हो रही थी। केओस ची, यह असली केओस ची है। शिवम की आंखें चौड़ी हो गईं। वो तुरंत पहचान गया कि यह ऊर्जा सचमुच केओस की मूल ऊर्जा थी। हाँ, यह असली केओस ची है। मैंने इसे युद्ध से पहले पाया था।
मैं इसे हैलबर्ड में रिफाइन करना चाहता था, लेकिन युद्ध आ गया और अधूरा रह गया। अब ये तुम्हारे लिए है, इसे अपनी आत्मा में समाहित कर लो, इससे तुम्हारी शक्ति असाधारण रूप से बढ़ेगी। शिवम, आंखें बंद करो, मैं मदद करूंगा, रियनकार्नेशन एम्परर ने कहा। शिवम ने तुरंत आंखें बंद की और मन को स्थिर किया। रियनकार्नेशन एम्परर ने हाथ हिलाया। केओस की एक किरण उड़कर शिवम के शरीर में समा गई। धड़ाम, शिवम का शरीर कांप उठा और उसके मुंह से खून की धार निकली। केओस ची ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा थी, इसकी एक झलक भी पहाड़ों को चूर कर सकती थी। जैसे ही वह उसके शरीर में समाई, उसे लगा कि उसका शरीर फट जाएगा। सहन करो, तुम्हारे शरीर में केओस की छाप पहले से है, तुम इसे रिफाइन कर सकते हो। रियनकार्नेशन एम्परर की आवाज गूंजी और उसकी हथेली से प्रकाश निकला जिसने शिवम के शरीर को ढक लिया। तुरंत ही शिवम ने दबाव हल्का महसूस किया और ध्यान से रिफाइन करने लगा। धीरे धीरे असली केओस ची उसकी मूल केओस शक्ति से मिल गई और उसके शरीर में समाने लगी। उसका शरीर और भी शक्तिशाली हो गया। इसी समय निहे ब्रिज पर अन्य लोग, अदिति, प्रिंस नारायण और बाकी 40 से अधिक जीनियस भी क्रॉस लेग बैठकर साधना कर रहे थे। धीरे धीरे सबकी आंखें खुलीं और उनमें भ्रम की झलक थी। ये क्या हो रहा है? मुझे तो याद है मैंने मनीषा सूप पिया और भंवर में कूदा, फिर भी हम यहीं कैसे? किसी ने हैरानी से कहा। मुझे भी पता नहीं, बस अंधकार में गिरा और होश आने पर खुद को यहीं पाया। मैं भी, बाकी ने भी सिर हिलाया। स्पष्ट था वे शिवम से भिन्न थे। जहां शिवम ने 9 जन्मों का अनुभव याद रखा, वहीं बाकियों को कुछ भी याद नहीं रहा। प्रिंस ने चारों ओर देखा, मनीषा कहीं नहीं थी। उसने लंबी सांस ली। लगता है हम रियनकार्नेशन से निकल आए हैं। अब सवाल यह है कि किसने रियनकार्नेशन एम्परर की विरासत पाए? प्रिंस ठंडी आवाज में बोला। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। आखिरकार किसने रियनकार्नेशन एम्परर की विरासत पाई? ये सवाल हर किसी के मन में था। जिसने भी रियनकार्नेशन एम्परर की विरासत पाई है वह यहीं हमारे बीच है। बेहतर होगा खुद बता दे, इसे अकेले निगलने की कोशिश मत करो। नारायण ठंडी आवाज में बोला। उसकी काया हिली और उसने निहे ब्रिज के निकास को रोक लिया। उसकी आंखें तेजी से सब पर घूमी। सभी एक दूसरे को देखते रहे संदेह भरी नजरों से। वातावरण भारी हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। हम सब यहीं रुकते हैं जब तक पता न चल जाए कि किसने रियनकार्नेशन एम्परर की विरासत ली है। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। नारायण हावी होकर बोला। लगता है हम में से एक आदमी कम है। इस समय लखन ने आवाज लगाई और उसकी आंखें फीनिक्स स्पिरिट की ओर गईं। हाँ, सचमुच एक आदमी कम है, वह शिवम यहाँ नहीं है। काले पंखों वाला एक युवक बोला। यह एस्ट्रोलॉजी पैलेस का स्काई ईगल सन था। आदिति की आंखों में भी संदेह था। शिवम यहाँ क्यों नहीं है? तो ये सच है क्या? शिवम ने विरासत ली है और अभी उसी को स्वीकार कर रहा है, या फिर पहले ही जा चुका है? लोग कयास लगाने लगे। हम यहीं इंतजार करेंगे। अगर शिवम बाहर नहीं आया तो जरूर बाद में आएगा। अगर देर तक नहीं आया तो बाहर जाकर ढूंढेंगे। प्रिंस की आंखों में ठंडी चमक कौंधी। रियनकार्नेशन एम्परर की विरासत, एक सच्चे सम्राट की विरासत, कौन नहीं चाहता था? इसलिए सब यहीं पुल पर टिक गए, शांति से इंतजार करने लगे। उधर शिवम पूरी लगन से केओस स्पिरिट को रिफाइन कर रहा था। धीरे धीरे केओस की एक किरण उसके शरीर की गहराई तक समा गई और उसकी हर कोशिका में फैल गई। अब उसके शरीर के हर हिस्से में केओस की झलक थी। कई दिन बाद शिवम ने उस केओस ची को पूरी तरह रिफाइन कर लिया। साधना समाप्त कर वो उछलकर खड़ा हुआ। क्या शक्ति है! शिवम को लगा कि उसका पूरा शरीर अपार ऊर्जा से भरा है। अब उसका एक मुक्का पहाड़ से भी भारी था। सिर्फ शरीर की शक्ति से ही वह किसी भी हाफ सेंट को जो कानून समझ चुका हो चकनाचूर कर सकता था। शिवम, तुम्हारा स्पिरिट बॉडी अभी भी निम्न स्तर का माना जाएगा, लेकिन अब यह मध्य स्तर वाले स्पिरिट बॉडी से कमजोर नहीं है। रियनकार्नेशन एम्परर की आवाज गूंजी। धन्यवाद सीनियर आप। शिवम ने झुककर अभिवादन करना चाहा, लेकिन देखा कि रियनकार्नेशन एम्परर का शरीर और भी धुंधला हो गया है, मानो कभी भी बिखर जाएगा। शिवम समझ गया, उसकी मदद करते करते रियनकार्नेशन एम्परर की शेष आत्मा और भी कमजोर हो गई है। सीनियर, मुझे खेद है। शिवम की आंखें नम हो गईं। छोटे, खुद को दोष मत दो। मेरी यह आत्मा वैसे भी समाप्त होने वाली थी। अब मैं तुम्हें बाहर भेजता हूँ। जाओ और संसार में आगे बढ़ो।
ये कहते ही रियंकानेशन एम्परर ने हाथ हिलाया। शिवम ने अपने शरीर को कसता महसूस किया और वह उस गुप्त कक्ष से निकलकर शून्य की भूमि में पहुंच गया। सामने एक काला भंवर था। सीनियर, मैं वादा करता हूँ, आपकी विरासत को आगे पहुंचाने के लिए सही उत्तराधिकारी अवश्य ढूंढूंगा। शिवम ने मन ही मन प्रतिज्ञा की और भंवर में कदम रखा। अगले ही क्षण शिवम भंवर पार कर चुका था। सामने फिर से नहर ब्रिज था। शिवम ने आगे कदम रखा और पुल पर आ गया। तुरंत ही सभी की नजरें उसकी ओर उठी। उनकी आंखों में आगसी चमक थी। काफी समय बाद मिले, सब ठीक है न? शिवम मुस्कुराया। शिवम, तुम आखिरकार बाहर आ गए। बताओ, क्या तुम्हें रियंकानेशन एम्परर की विरासत मिली? प्रिंस का शरीर भयंकर सूर्याग्नि से भर उठा। उसकी आभा सीधा शिवम को लक्ष्य कर रही थी। रियंकानेशन एम्परर की विरासत, ऐसा क्यों कह रहे हो? शिवम ने अनजान बनने का नाटक किया। शिवम, तुम बहाना मत करो। हम सब एक ही समय पर बाहर आए, केवल तुम कुछ दिन बाद लौटे। जाहिर है विरासत तुम्हें ही मिली है। नारंग ने कदम बढ़ाए और सीधे आगे आया। मतलब देर से आने का मतलब विरासत लेना हुआ। शिवम ने ठंडी आवाज में कहा, सब लोग सुनो, बहुत आसान है। इसे पकड़ो, इसकी आत्मा खोजो, सोल सर्च करो, तब सब साफ हो जाएगा। चाहे इसके पास विरासत हो या और कोई रहस्य, सब बाहर आ जाएगा। ठंडी आवाज आई। ये लखन था। शुरू से ही शिवम और आदिति ने उसे कई बार अपमानित किया था। अब उसे मौका मिला था तो वह पीछे क्यों हटता? शिवम की नजरें ठंडी हो गईं। लखन, तुम मौत ढूंढ रहे हो? लखन का चेहरा पीला पड़ा, लेकिन इतने सारे महारथियों के बीच उसका साहस बढ़ गया। क्यों, क्या मैंने सच बोल दिया? तुम मुझे मारना चाहते हो? आज इतने लोग हैं, तुम्हारा कोई मौका नहीं। अच्छा कहा शिवम, विरासत सौंप दो। स्काई ईगल सन ने भी ठंडी आवाज में कहा। धड़ाम प्रिंस ने एक कदम बढ़ाया। उसके चारों ओर भयानक सूर्याग्नि फैल गई। अगर नहीं मानोगे तो आत्मा की खोज करनी पड़ेगी। जिन्वू, तुम क्या करने जा रहे हो? अदिति ने क्रोध में कहा। उसके शरीर पर अमर अग्नि भड़क उठी और वह प्रिंस को चुनौती देने लगी। फीनिक्स स्पिरिट, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि चुप रहो। नारंग ठंडी आवाज में बोला और उसने एक कदम बढ़ाकर आदिति का रास्ता रोक लिया। सब लोग सुनो, इसे सीधे आत्मा खोज करो। इसमें एम्परर की विरासत के अलावा और भी रहस्य हैं। लखन जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। तुम सचमुच मौत मांग रहे हो? शिवम की आंखों में बिजली चमकी। वह आगे बढ़ा और सीधा लखन की ओर लपका। तुम किसे मारना चाहते हो? रुको, प्रिंस ने ठंडी आवाज में कहा और अपना पंजा शिवम की ओर बढ़ाया। लेकिन उसी क्षण शिवम के शरीर पर बिजली और तूफान कौंधे। गीतू सटेप का प्रयोग करते हुए वह पलक झपकते ही प्रिंस के हमले से बच निकला और सीधे लखन के सामने प्रकट हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर लखन को पकड़ना चाहा। लखन डर गया। उसने अपनी सारी साधना शक्ति फोड़ दी और हाथ में फैंक्शन हैल्बर्ड निकालकर जोर से वार किया। मारो! शिवम गरजा। उसकी आंखों से दो काली किरणें निकली और सीधे लखन की आत्मा पर प्रहार किया। तुरंत ही लखन चीख पड़ा। उसका दिमाग चकरा गया और हाथों की गति रुक गई। अब शिवम ने अपना प्रहार सीधा उस पर उतार दिया। जैसे ही लखन ने वार किया, शिवम के पंजे उसकी गर्दन पर जा धंसे। भयावह शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी। उसकी सच्ची शक्ति, ट्रू एलिमेंट, पूरी तरह बिखर गई। हड्डियां कड़कड़ा कर टूटने लगी। न जाने कितनी जड़ें चटक गईं। मुझे छोड़ दो। लखन की आंखों में सिर्फ डर था। तुम्हें छोड़ दूं? मैंने पहले ही मौका दिया था। अब तुम्हें मरना ही होगा। शिवम की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। शिवम, बेहतर होगा तुम उसे छोड़ दो, प्रिंस ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों से सुनहरी किरणें फूटीं। शिवम ने उसकी ओर देखा तक नहीं, लखन को कसकर पकड़ रखा। ये प्रिंस के लिए भी अपमान था। मुझे उसे छोड़ने को कहते हो? तुम हो कौन? शिवम ने सीधा प्रिंस को जवाब दिया। उसी पल उसकी हथेली में भयंकर शक्ति फूटी। धड़ाम! लखन का शरीर सीधे शिवम के हाथों में फट गया और राख बन गया। बाकी सभी ने ठंडी सांस ली। लखन की ताकत कम नहीं थी, यहाँ मौजूद कई महारथियों के बराबर थी, लेकिन शिवम के सामने वह बच्चे जैसा कमजोर निकला। एक भी चाल न चल सका। स्काई ईगल सन, जिसने अभी अभी शिवम पर दबाव डालने की कोशिश की थी, ठंडे पसीने में भीग गया। ये तो बस आत्मावार का सहारा लिया है, मौत को बुला रहा है। प्रिंस गरजा और सुनहरी आग से लिपटा आगे बढ़ा। उसके पंजे जिन्वू के पंजों में बदल गए, जिनमें भयानक सूर्याग्नि थी, और उसने सीधा शिवम को पकड़ने का प्रयास किया।
आदिति ने बचाने की कोशिश की लेकिन नारंग ने उसका रास्ता रोक लिया। बाकी लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। शिवम होठों पर हल्की हंसी लिए खड़ा रहा। उसकी हथेली तलवार जैसी बनी और उसने सीधे प्रिंस के पंजों पर वार किया। शिवम जिन्वू प्रिंस से सीधे मुकाबला करेगा, ये तो आत्महत्या है। जिन्वू का शरीर बहुत मजबूत है, उसके पास लॉ ऑफ फ्लेम्स भी है। नजदीकी मुकाबले में शिवम का कोई मौका नहीं। लोग व्यंग्य करने लगे। धड़ाम दोनों के वार आपस में भिड़े मानो लोहा लोहे से टकराया हो। प्रिंस का चेहरा बदल गया और वह चीख उठा। दोनों ने लगातार दर्जनों चालें भिड़ाईं। आखिरकार प्रिंस कई कदम पीछे हट गया, उसके पंजे लहूलुहान थे। सब स्तब्ध रह गए। ये कैसे संभव है? शिवम ने प्रिंस को शरीर की ताकत से पछाड़ दिया। अब मेरी बारी है, शिवम गरजा और अपने चरम केओस रेल्म की शक्ति प्रकट करते हुए जिन्वू प्रिंस पर टूट पड़ा। प्रिंस ने शरीर बदलकर 3 पैर वाला सुनहरा कौवा गोल्डन क्रो रूप ले लिया। वह जलते सूरज जैसा लग रहा था। उसने पंख फैलाए और शिवम पर झपटा, लेकिन टकराते ही उसका शरीर कांप उठा। शिवम की केओस शक्ति ने उसकी सूर्याग्नि और फ्लेम लॉ दोनों को दबा दिया। धड़ाम एक सुनहरा पंख हवा में उड़ गया। शिवम ने लगातार घूंसे बरसाए और जिन्वू प्रिंस को पीछे धकेल दिया। बहुत ताकतवर है, सभी लोग दंग रह गए। शिवम अब जिन्वू प्रिंस को पूरी तरह दबा रहा था। वह ब्रेक थ्रू कर चुका है। पहले ही वह सेलेस्टियल एम्परर स्तर पर भयानक था, अब हाफ सेंट बनकर और भी भयंकर हो गया है। लोग चर्चा करने लगे। नारंग आकर मदद करो, प्रिंस चीखा। गुर नारंग अपने असली रूप में आया और आगे बढ़ा, लेकिन आदिति ने उसे रोक दिया। आदिति, उसे छोड़ दो, आज मैं दोनों को हराऊंगा। शिवम ने गर्जना की। आदिति ने उसकी आंखों में देखा और फिर सचमुच हट गई। नारंग गरजते हुए शिवम पर टूट पड़ा। मारो! शिवम की आवाज गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। उसने केओटिक फैन JKN की शक्ति छोड़ दी। भारी छाप आकाश से उतरी और नारंग को दबा दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। शिवम युद्ध देवता जैसा दिख रहा था। उसके तूफानी वारों से प्रिंस पीछे हटता गया, चीखता रहा। आखिर शिवम ने जिन्वू का एक पंख पकड़कर नारंग की ओर दे मारा। धड़ाम दोनों आपस में भिड़े और हड्डियों की टूटने की आवाज गूंजी। फिर आकाश में विशाल केओटिक सील प्रकट हुआ और सीधे दोनों पर गिरा। भयानक शक्ति से दोनों दब गए और खून उगलने लगे। बाकी लोग सहम गए, भय से पीछे हट गए। शिवम ने अकेले ही प्रिंस और नारंग दोनों को कुचल दिया था। यह असंभव है, सभी दंग रह गए। उन्हें लगा था शिवम मुश्किल से उनमें से एक को हरा पाएगा, लेकिन उसने दोनों को पूरी तरह रौंद दिया। किसी को क्या पता, शिवम ने असली केओस ची रिफाइन कर ली थी। अब उसका शरीर मध्यस्तरीय स्पिरिट बॉडी के बराबर था। मारो! शिवम के हाथों में ब्लैक ड्रैगन गुण प्रकट हुआ और वह जिन्वू और नारंग की ओर बढ़ा। भागो! दोनों चीखे और निहे ब्रिज के दूसरी ओर भाग निकले, तेजी से गायब हो गए। शिवम ने पीछा नहीं किया। बाकी सभी ने उसकी ओर भय और सम्मान से देखा, इवन वे जीनियस भी जो प्रिंस के बराबर थे। शिवम, तुम्हारी युद्ध शक्ति बहुत ज्यादा है, मैं तो तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकती। अदिति आई और मुस्कुराई। चलो बाहर चलते हैं। शिवम मुस्कुराया और बिना और कुछ कहे उसी रास्ते की ओर चल पड़ा जहां से वे आए थे। बाकी जीनियस चुप रहे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अंततः उसी रास्ते लौटने लगे। भले ही सभी को शक था कि रियंकानेशन एम्परर की विरासत शायद शिवम के हाथ लगी है, लेकिन अभी अभी शिवम ने जो ताकत दिखाई थी उसके बाद भले ही विरासत शिवम को मिली हो, वे कर भी क्या सकते थे जब तक वे सब मिलकर उस पर धावा न बोलें। लेकिन शिवम के प्रदर्शन को देखते हुए अगर सब साथ भी आते तो भारी कीमत चुकानी पड़ती। न जाने कितनों की जान जाती, तब जाकर वे जीत पाते। इतना बड़ा जोखिम कौन लेना चाहता था? शिवम और आदिति आगे आगे चल पड़े। जल्दी ही वे कब्रों के क्षेत्र को पार कर गए। इस बार वे कब्रगृह में दाखिल हुए तो न कोई बड़ी कब्र हिली, न कोई भूतिया छाया प्रकट हुई। वे आराम से वहां से निकलकर लंबे मार्ग तक पहुंच गए। आगे देखा, प्रिंस और नारंग भागते हुए उसी मार्ग से निकल रहे थे। शिवम मुस्कुराया और आदिति के साथ चैनल में प्रवेश कर गया। बाकी भी उनके पीछे आ गए। जब वे आए थे इस मार्ग को पार करने में आधा महीना लग गया था, मगर इस बार केवल एक दिन में ही वे बाहर निकल आए। उन्होंने देखा वही विशाल पर्वत जिसे युद्ध भाले ने चीर दिया था।
शिवम को अनायास रियनकार्नेशन एम्परर का दिया हुआ रियनकार्नेशन हैलबर्ड याद आ गया, मानो वही 10 कुंजियों के संगम से बने भाले का स्वरूप हो। शून शून जैसे ही वे बाहर निकले, प्रिंस और नारंग ने उन्हें घूरा और फिर आकाश में उड़कर दूर जाने लगे। लेकिन तभी सामने के आकाश से भयावह तलवार प्रकाश उतरा, सीधे प्रिंस की ओर। वह तलवार प्रकाश एक जंग लगे लोहे की तलवार जैसा था, लेकिन शून्य को चीरते हुए 1000 फुट लंबा दिखाई देता था। उसी क्षण एक भयंकर भाला भी लपका, वह नारंग की ओर बढ़ा। कौन है मौत ढूंढ रहा है? प्रिंस गर्जा, पंख फड़फड़ाए, सूर्याग्नि भड़की। उसने पंजे बढ़ाकर उस तलवार को रोकने की कोशिश की। नारंग ने भी गर्जकर मुंह से विनाश की किरण छोड़ी और भाले से टकराया। धड़ाम धड़ाम आसमान गूंज उठा। प्रिंस और नारंग दोनों रुक गए, वे निकल नहीं पाए। उनकी आंखें बिजली जैसी चमकी और वे आगे देखने लगे। आगे से 2 आकृतियां उभरी। दोनों ने जंग लगे लोहे का कवच पहन रखा था। चारों ओर मृत्यु जा उमड़ रही थी। एक के हाथ में युद्ध तलवार थी, दूसरे के हाथ में लंबा भाला। अनडेड और दोनों होली लैंड स्तर के। ये क्या हो रहा है? अनडेड ने प्रिंस और नारंग पर हमला कर दिया। शिवम और अन्य भी चैनल से निकल आए। कुछ लोग हैरानी से बोले, मारो मारो। दोनों अनडेड सेंट्स गरजते हुए जिन्वू और नारंग पर टूट पड़े। धतेरे की प्रिंस और नारंग दहाड़े और पूरी ताकत से भिड़े। आकाश में 2 चमकदार रोशनी फूट पड़ी। चलो निकल चलें, कुछ युवक बोले और दूसरी दिशा में उड़ने लगे। लेकिन तभी गुर एक भयानक दहाड़ गूंजी, दुनिया हिल गई। एक विनाशकारी किरण सीधी उन भागते युवकों की ओर दागी गई। बचो, कई जीनियस चिल्लाए और पूरी ताकत से वार किया, लेकिन प्रकाश किरण उन्हें चीर गई। वे पीछे धकेले गए, मुंह से खून बह निकला। फिर एक सेंट, फिर होली रेल्म। कई जीनियस चौंक कर बोले, गुर गुर। बाईं ओर से कई विशाल दैत्य प्रकट हुए। उनकी आभा भयानक थी। सब सेंट स्तर के पवित्र पशु थे। दाईं ओर से भी रोशनी फूटी और कई आकृतियां उभरी। उनके शरीर उज्ज्वल प्रकाश से ढके थे। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी आभा निर्विवाद सेंट थी। और ऊपर से भी कई सेंट स्तर की ताकतें उतर आईं। ये इतने सारे सेंट रेल्म, कुल 12 हैं। ये सब करना क्या चाहते हैं? एक युवक का चेहरा पीला पड़ गया। ये सभी सेंट्स जो सामान्यतः सैकड़ों जातियों के युद्ध क्षेत्र में प्रभुत्व रखते थे, आज एक साथ यहाँ इकट्ठे हो गए थे। सबको मार डालो। ऊंचाई से एक हत्यारा स्वर गूंजा। मारो गुर। सेंट स्तर के पवित्र पशु और अन्य शक्तिशाली प्राणी चिल्लाते हुए उन पर टूट पड़े। अब तक के 2 अनडेड समेत कुल 10 सेंट्स शिवम और उसके साथियों पर प्रलयनकारी हमला कर रहे थे। धड़ाम, एक जीनियस हवा में ही चकनाचूर हो गया। शून, एक विशाल पंजा शिवम की ओर आया। शिवम ने मुक्का मारा और उस पंजे को तोड़ दिया। युद्ध का दृश्य एकदम अराजक हो गया। चीखें गूंज उठी। कई जीनियस मारे गए। सेंट न केवल नियमों पर अधिकार रखते हैं, बल्कि दिव्य शक्ति भी प्रकट कर लेते हैं। दिव्य शक्ति एसेंस और डेमन पावर से कहीं ऊपर होती है। उसका स्तर ही अलग है। जीनियस भले ही ताकतवर थे, लेकिन जब तक वे हाफ सेंट के तीसरे चरण तक न पहुंचे, सेंट्स का मुकाबला कठिन था। चलिए सब साथ मिलकर रास्ता बनाएं, किसी ने चिल्लाया। सबने सिर हिलाया। अब केवल सामूहिक आक्रमण से ही बच सकते थे। मारो। शिवम और आदिति सीधे बाईं ओर की ओर दौड़े। बाकी जीनियस भी उनके साथ जुट गए। गुर कई सेंट स्तर के दैत्य शिवम की ओर झपके। उनमें से एक विशाल छिपकली जैसी थी, शरीर पर असंख्य हड्डी के कांटे, लंबाई सैकड़ों मीटर। उसने पंजे फैलाए और शिवम पर वार किया। यह मिंग संजीवनिंग निर्वाणा स्तर का दैत्य था। शिवम ने सीधा मुक्का मारा। धड़ाम, मुक्का टकराया और दैत्य का विशाल शरीर पीछे धकेल दिया गया। ताकत में शिवम उस दैत्य से ऊपर था। प्रिंस और नारंग सेंट से भिड़ सकते थे। शिवम तो उनसे भी ताकतवर था। एक साधारण सेंट बीस्ट को दबाना उसके लिए मुश्किल न था। शिवम आगे बढ़ा, जबकि और पवित्र दैत्य उसका रास्ता रोकने लगे। सभी साथ हमला करो, अदिति चिल्लाई। उसके भीतर अमर अग्नि जली और एक अग्नि फीनिक्स उड़कर निकला, एक पवित्र दैत्य से भिड़ा। जजमोहन ने पास से बिजली छोड़ी। आकाश में बिजली तलवार बनी और एक दैत्य पर गिरी। पीले वस्त्र वाला एक युवक भी गरजा। उसकी बाह पत्थर जैसी बन गई और उसने मुक्का मारकर एक सेंट पर वार किया। बाकी जीनियस ने भी अपने आक्रमण छोड़े और साथ मिलकर सेंट्स पर धावा बोल दिया।
उन घमंडियों का असर जो अर्धसंत के दूसरे चरण में थे। हालांकि पोषण कल्टिवेशन थोड़ा कमजोर था, पर इतने लोग एक साथ थे तब भी वह एक भयानक ताकत थी। विभिन्न नियमों लॉज की शक्तियां गुंथकर आसमान में फूटी। भले ही सामने वाला कोई होली रेल्म का मजबूत योद्धा ही क्यों न हो, वह भी बार बार लौटता हुआ मारा गया। और शिवम हाथ में केओस पकड़े उस विशाल छिपकली सदृश राक्षस पर प्रहार किया। धक्का केओस के प्रहार से छिपकली सदृश भयंकर जीव बार बार पीछे हट गया। उसकी त्वचा मांसल फटी और रक्त बह रहा था। वे मौके का फायदा उठाकर आगे झपटे। छोड़ो मुझे। आगे अचानक एक ठंडी आवाज आई और एक विशाल जादुई तार निकलकर उनकी ओर खींचा। वह विशाल सांस शिवम का चेहरा विकृत कर गई। पावर हाउस। शिवम ने दहाड़ लगाई। सामने वाला इवन द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ गोल्डन हाई भी भेजा गया था। उनका उद्देश्य उन्हें मारना था। होली रेल्म में हर अवस्थान रेल्म को 4 स्तरों में बांटा गया है, निर्वाणा, हाई पिनिकल और परफेक्शन। प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, एम्परर रेल्म के स्तरों के बीच के अंतर से भी कहीं अधिक। तो फिर ये सैकड़ों लोगों वाले बैटलफील्ड, विभिन्न जातियों के होली पावर हाउसेस, सब मिलकर उन्हें क्यों मारने आए हैं? इस समय शिवम और बाकी युवा पूरी तरह संशय से भरे थे। पर अब संशय का समय नहीं था, पहले भागना ही मुख्य था। मेरे साथ मिलो, शिवम चिल्लाया। उसके हाथ भूत सदृश हो गए। केओटिक रेल्म उबलने लगा, एक विशाल केओस फैन JKN बन गया और वह उस महान जादुई तार की ओर फट पड़ा। बगल में आदिति, मोहन, राहुल और अन्य मजबूत योद्धा सब एक साथ जुड़े। उनके भयानक हमले मिलकर एक रंगबिरली किरण बनकर जादुई तार पर टूट पड़ी। धम, जादुई तार सीधे चूर हो गया। शिवम आगे बढ़ा और तुरंत दिशा बदलकर तेज उड़ान भरी और बाकी सब उसके पीछे थे। पीछे से होली रेल्म के शक्तिशाली लोग पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ प्रिंस नारायण भी अपने विरोधियों के अवरोध तोड़कर दूर की ओर भाग निकला। धम, दूसरी ओर फिर एक और जादुई तार बन गया और उनकी तरफ बढ़ा। वे फिर से मोर्चे जोड़कर उस तार को हराते गए। वे अत्यधिक गति से आगे की ओर उड़ रहे थे, पर पीछे वाले सेक्रेट पावर हाउसेस उनका पीछा कर रहे थे और एक भयंकर जादुई प्रकाश भी तेजी से उनकी ओर उड़ रहा था। उस जादुई प्रकाश में मौजूद अस्तित्व पावर हाउस का एक स्ट्रॉन्ग मैन था। अलग-अलग चलो, वरना सामने वाले हमें घेर लेंगे और आखिरकार कोई भी निकलकर नहीं जा पाएगा, शिवम ने कहा। बाकियों के चेहरे पर भारी परिवर्तन आ गया। अलग-अलग 3 या 5 लोगों के समूह में मिलकर जाने पर ही मौका है, मोहन चिल्लाया और एक बिजली की तरह उड़ा किसी दूसरी दिशा की ओर भागा। चलो, और भी 2 अन्य जीनियस जो उसके के स्तर तक पहुंचे थे, वे भी एक एक कर उड़ खड़े हुए। फिर कमजोर लोग 3-3 या 5-5 के समूह बनाकर बिखर गए और दूर की ओर भागे। शिवम और आदिति सीधे आगे की ओर उड़ते हुए अत्यधिक गति लेते गए, अपनी गति चरम पर पहुंचा दी। तुम उन लोगों का पीछा करो, उन 2 लोगों को छोड़ो, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, जादुई प्रकाश में मौजूद अस्तित्व ने शिवम को घूरकर कहा और शिवम का पीछा करता हुआ भाग पड़ा। बाकी होली रेल्म के शक्तिशाली बिखर गए और दूसरों का पीछा करने लगे। ओह ओह, पीछा और भागते हुए शिवम, आदिति और उस जादुई प्रकाश में मौजूद अस्तित्व ने एक छोर से दूसरे छोर तक पलक झपकते ही 10,000 मील उड़ चुके थे। जादुई प्रकाश की गति अद्भुत थी और वे शिवम के नजदीक आ रहे थे। बबल, शिवम ने मन में सोचा ही था कि पगोडा में बबल प्रकट हुआ और एक स्पेस टाइम चैनल खोल दिया। शिवम और आदिति उसमें झपटे और हजारों मील आगे सीधे प्रकट हो गए। फिर बबल ने बार बार चैनल खोलना जारी रखा। कुछ बार के बाद उस जादुई प्रकाश को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया गया। ऐसा लगता है बबल ने भी उन्नति कर ली है, शिवम ने चल दिया। पूर्व में सनशाइन तरफ बबल स्पेस टाइम चैनल पहले केवल हजारों मील तक ही फैलता था, पर अब ये 10,000 मील तक पहुंचता है। ऐसा लग रहा था कि जिन 3 महीनों में उसने 9 जीवन और 9 पीढ़ियों का अनुभव किया, उस दौरान बबल ने भी सुधार किया है और शायद वह आधासंत के प्रथम चरण तक पहुंच गई है और उसकी शक्ति काफी बढ़ गई है। वे 100,000 मील से अधिक उड़कर तभी रुके। इन पवित्र स्थानों के होते हुए भी वे हमें क्यों मारना चाहते हैं? क्या कारण ये है कि हम रिइंकार्नेशन एम्परर के मकबरे में दाखिल हो गए थे? अदिति के भौहें सिकुड़ी, वो समझ नहीं पा रहा था। शिवम ने सिर हिलाया, वह भी समझ नहीं पाया। यदि वजह रिइंकार्नेशन एम्परर के मकबरे का होना है तो यह अनडेड ट्राइब ही अटैक करता, क्योंकि वहां अनडेड ट्राइब का क्षेत्र है। फिर इतने विविध जातियां वहां कैसे हो सकती हैं?
और उस अंतिम जादुई प्रकाश की मौजूदगी से शिवम को लगा कि वो मानव जाति का है। हंड्रेड्स ऑफ क्लैन के बैटलफील्ड में केवल स्थानीय लोग ही होली रेल्म तक पहुंच सकते हैं। पहले डार्क वाटर सिटी लौटते हैं, शिवम ने कहा। अदिति ने थोड़ा सर हिलाया और दोनों डार्क वाटर सिटी की ओर उड़ पड़े। कुछ ही क्षण बाद रियनकार्नेशन एम्परर के मकबरे के विशाल पर्वत के सामने एक समूह यहाँ इकट्ठा था। वहाँ अनडेड के 2 सेक्रेड रेल्म पावर हाउसेस, साथ ही कुछ शक्तिशाली राक्षस और अन्य जातियों के पावर हाउसेस, कुल मिलाकर 12 सेक्रेड पावर्स इकट्ठे हुए थे। काम बंद, उन लोगों से बच निकले बस कुछ दर्जन ही मारे गए। जिस विशाल छिपकली को शिवम ने मांसल त्वचा के साथ मारा था वह क्रोध में दहाड़ उठा। इसी समय एक समूह जादुई प्रकाश के उड़े अन्य होली रेल्म के अस्तित्व वहां आए और उनकी नजरें उस जादुई प्रकाश पर टिक गईं। जादुई प्रकाश एकत्रित हुआ और एक आकृति नजर आई। ये मानव जाति का व्यक्ति था, काले चोगे में एक बूढ़ा आदमी मुरझाए हुए चेहरे के साथ। रियनकार्नेशन एम्परर के बलिदान की खबर जानबूझकर इन विदेशी घमंडी लोगों को बताई गई थी। असल मंशा ये थी कि वे आपस में लड़ें और रियनकार्नेशन एम्परर के मकबरे पर कब्जा करने के लिए जंग करें, परंतु उम्मीद के विपरीत ये लोग रियनकार्नेशन एम्परर के मकबरे में प्रवेश करने के बाद ज्यादा नुकसान नहीं उठाए। ये वास्तव में एक भूल है, काले चोगे वाला बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में कहा। अब क्या करें? एक होली रेल्म का स्ट्रॉन्ग मैन पूछा। मार डालो, जरूर मार डालो, काले चोगे वाले बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा। बाई लोगों का बैटलफील्ड हमारा है, यहाँ की दौलत और खजाना हमारा है, पर बाहर के दरवाजे और शक्तियाँ वर्षों से यहाँ जवान जीनियस भेजकर हमारी दौलत लूटती रही हैं, हमारी जाति के लोगों की आत्माओं का शिकार करती रही हैं। भले ही हमारी मानव जाति बाहर प्रशिक्षण पाती हो, पर वह नहीं जानती कि कितने मारे गए। इसलिए इस बार हमें इन बाहरी लोगों को मारना ही है, बड़े बड़े दरवाजों को डरा देना है ताकि वे फिर यहाँ लोगों को भेजने की हिमाकत न करें। इस तरह बाई की बैटलफील्ड वाकई भविष्य में हमारी ही रहेगी। काले चोगे वाले बूढ़े के शब्दों ने वहां मौजूद अन्य सेंट्स के चेहरे पर क्रोध का आकाश फैला दिया। उनकी आंखों में हत्या की ज्योति जल उठी। हम विभिन्न जातियों को सूचित करेंगे कि सब जगह एलियन एरोगेंस का शिकार किया जाए। कई को हम स्प्रिंगफील्ड की ओर भेजने की उम्मीद रखते हैं। जब ऐसा होगा हम उन्हें स्प्रिंगफील्ड में ही घेर लेंगे। याद रखना, हम विशेष रूप से उच्च हत्या क्षमता वाले योद्धाओं और प्रतिभाओं का चयन करेंगे। जितना अधिक उतना ही ज्यादा उन सेक्ट गेट्स का दिल टूटेगा और वे हमें यहाँ फिर से भेजने से डरेंगे। काले चोगे वाले ने फिर कहा, ठीक है, ऐसा करो। मैं तुरंत अन्य जातियों को सूचित करूंगा, हर जगह घात लगाएं, विदेशी घमंडी लोगों का शिकार करो। बाकी होली रेल्म ने सिर हिलाया, फिर वे इंद्रधनुष के प्रकाश में बदलकर यहाँ से चले गए। शिवम और अदिति ने डार्क वाटर सिटी की ओर उड़ान भरी। 2 दिन बाद डार्क वाटर सिटी उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। जब दोनों शहर के द्वार में दाखिल हुए तो शहर की रक्षा करने वाले सार्जेंट्स ने दोनों को ठंडी नजर से देखा, पर किसी तरह की हरकत नहीं की। दरवाजे की सार्जेंट अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें मारना चाहे। डार्क वाटर सिटी की सड़कों पर चलते हुए अदिति ने भौहें चढ़ाईं। केवल दरवाजे की सार्जेंट ही नहीं, सड़क पर मौजूद बाकी लोगों की आंखें भी बहुत अजीब हैं। और क्या तुम्हें लगा कि यहाँ जबरदस्त युवा बहुत कम हैं? शिवम ने भी भौहें चढ़ाई। अदिति ने इधर उधर देखा। सचमुच सड़क पर मौजूद लोगों ने दोनों की ओर अजीब नजरों से देखा था। और सच में बहुत कम ही युवा शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे। कभी कभी कुछ लोकल युवा दिखते थे जिनकी ताकत ज्यादा नहीं थी। साफ था कि बाहर से आने वाले उन घमंडी युवा जो यहाँ अपनी कलाकारी दिखाने आते थे अचानक जैसे वायुमंडल में वाष्पित हो गए हों। नहीं, मुझे डर है कि स्थिति बदल गई है। शिवम के मन में बुरा एहसास उठा। पहले फीनिक्स पैलेस चलते हैं, अदिति बेचैन होकर बोली। दोनों सीधे आकाश में उठे और फीनिक्स पैलेस की ओर उड़ गए। कुछ ही देर में वे फीनिक्स पैलेस पहुंच गए, पर फीनिक्स पैलेस में कोई नहीं था। फीनिक्स पैलेस के भीतर कुछ भी नहीं था, कोई शिष्य नहीं थे। ऐसा लगा मानो फीनिक्स पैलेस के शिष्य हवा में गायब हो गए हों। यह क्या हो रहा है? क्या पिछले 3 महीनों में सारे युवा जीनियस डार्क वाटर सिटी छोड़कर चले गए, या क्या वे सब बैटल ऑफ द बाई रेस से वापस ले लिए गए? अदिति काफी हैरान थी। रास्ते में उसने शिवम से जाना था कि वे 3 महीने एम्परर समसारा की कब्र में रहे थे। होली लेडी, तभी एक बूढ़ी औरत उड़ते हुए फीनिक्स पैलेस के सामने सलाम करने आए। तुम? अदिति ठंडी सी हो गई।
होली लेडी मैं हूँ। इसी समय उस बूढ़ी औरत का रूप अचानक बदलकर एक युवा खूबसूरत महिला में बदल गया। जो बूढ़ी औरत अभी आई थी वह असल में उस युवा महिला ने ही अपना रूप बदला हुआ था। हिम्मत तुम ही हो, क्या हुआ? अदिति ने पूछा। स्पष्ट था कि वह युवा महिला फीनिक्स पैलेस की एक शिष्या थी। सेंट मुझे पकड़ा गया था और बाकी भाइयों बहनों को लोकल स्ट्रॉन्गमैन ने ले लिया क्योंकि मैंने अपना चेहरा बदल दिया था। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं लोकल भीड़ में मिल गई और भाग निकली। जल्दी करो, लोकल पावर हाउस जल्द ही आ रहा है। हिमा घबराकर बोली। लोकल पावर हाउस? अदिति थोड़ी हैरान हुई। ओह ओह ओह! इसी क्षण आकाश फाड़ने वाली वायलेंट आवाज आई। दर्जनों रेनबो लाइट्स शून्य को चीरते हुए उनके ऊपर उड़ते हुए आए। दर्जनों बख्तरबंद स्ट्रॉन्ग मैन पल भर में फीनिक्स पैलेस पर उतरे और तीव्र सांस छोड़ने लगे। लोगों की संख्या दर्जन भर थी, सभी हाफ सैकट के चरण में, और उस बीच 10 से ज्यादा तीसरे चरण के हाफ सैकट भी थे, लॉ ऑफ द टैंक की स्थिति में। एलियन प्राइड सब जीत गए, एक बलिष्ठ आदमी चिल्लाया। शूट! दर्जनों स्ट्रांग मैन सीधे गोली चला दिए, तीव्र हमला किया और एक झटके में शिवम और आदिति को मारने की कोशिश की। साहस के लिए मौत! फीनिक्स स्पिरिट गुस्से से चिल्लाया। अनडेड आग में जल उठा। अनडेड आग का फीनिक्स बन गया और पंख फड़फड़ाकर 5 या 6 हाफ सेजेस को नष्ट कर दिया। और शिवम ने लगातार दर्जनों पंच लगाए, हर पंच हवा में से गुजरता हुआ किसी मास्टर को उड़ाकर मार रहा था। साधारण हाफ सैंक्टिफाइड स्ट्रॉन्गमैन, चाहे वे लॉ टैंक के हों या हाफ सैंक्टिफाइड के दूसरे चरण में, शिवम के लिए कोई फर्क नहीं थे, उन्हें मारना एक फुर्तीला काम था। सिनिस्टर मृत्यु खोजने आया है। इसी समय डीप वाटर सिटी की तरफ से एक गहरी आवाज आई और एक भयानक सांस आसमान में उठी। नहीं, वह होली लैंड का सबसे शक्तिशाली है, पहले हमें निकलना होगा। आदिति का चेहरा बदल गया। ठीक है। शिवम बिना कुछ बोले तेज हवाओं और बिजलियों की तरह चला और जैसे ही उसने कदम रखा वह एक स्थानीय हाफ सेंट के सामने प्रकट हुआ। साथ में अदिति ने हिमा को रियल युआन से संभाला और तीनों डार्क वाटर सिटी से बाहर की ओर भागे। कुछ समय बाद वे डार्क वाटर सिटी से बाहर निकले और तीव्र गति से दूर की ओर भागे। डार्क वाटर सिटी के भीतर उस होली लैंड का बूढ़ा आदमी कुछ भयभीत सा दिखा और पीछा नहीं किया। वे बहुत दूर तक उड़े, फिर शिवम ने उन्हें रोक दिया। शिवम ने स्थानीय हलफसेज की सारी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को बाधित कर उसकी ताकत रोक दी और उसे जमीन पर पटक दिया। हिमा, असल बात क्या है? अदिति ने पूछा। मुझे नहीं पता। लगभग 1 महीने पहले लोकल लोगों के साथ अचानक बड़ी मुसीबत हुई। कई शक्तिशाली सेंट्स ने हमारे विदेशी घमंडियों पर हमला किया, बहुत से मारे गए। हमारे फीनिक्स पैलेस में भी कई मरे, कुछ गिरफ्तार किए गए और कुछ शहर के बाहर भाग निकले। हिमा ने समझाया। हंड्रेड्स ऑफ द रेसेस क्या करना चाहते हैं? अदिति की आंखों में आग जल रही थी। वे लोग रियनकार्नेशन एम्परर की कब्र से बाहर निकले थे और फिर उन्हें होली लैंड के स्ट्रॉन्गहोल्ड्स और हंड्रेड्स ऑफ द रेसेस के विभिन्न जातियों ने घेरे। क्या ये सब संयोग है? इसे इस बंदे से पूछो, शिवम ने कहा, और उसने लोकल हलफे सेक्रेट डांटियन पर पैर रखकर कहा, बोलो तुमने हमें क्यों गोली चलाई? हा, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है क्या? 100 क्लैन बैटल ग्राउंड्स यहाँ की सभी जातियों की हैं। तुम बाहर वाले हमेशा यहाँ लोगों को भेजते रहे, हमारी दौलत लूटते रहे, हमारी जातियों के आत्माओं का शिकार करते रहे, तुम सबने इसे कर डाला। लोकल हाफ सेज घुनघुनाकर हंसा। इस बार मैदान की सभी जातियों ने मिलकर तुम्हें काटने का फैसला किया ताकि बड़े दरवाजे वाले फिर कभी लोगों को भेजने की हिम्मत न करें। वो लोकल हाफ सेज ज्यादा उत्साह से बोला। तो ऐसा निकलता है? शिवम ने भौहें उठाईं। ऐसा लगता था कि स्थानीय जातियों को बाहरी दुनिया के घमंडी युवाओं पर गहरी शिकायतें थीं। वे वर्षों से योजना बनाकर एक दमदार हमला कर रहे थे ताकि इन विदेशी घमंडियों को दम तोड़ना पड़े। बाहर की महान शक्तियां, चाहे वे कितनी भी शक्तिशाली हों, बेअसर थीं। होली लैंड से ऊपर के शक्तिशाली लोग एंशंट के बैटलफील्ड में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस तरह भविष्य में वे वास्तव में एंशंट के बैटलफील्ड को छोड़ देंगे। बोलो, तुमने जिन लोगों को पकड़ा है वे कहाँ हैं? अदिति ने पूछा। बताने में कोई समस्या नहीं, उन्हें स्प्रिंगफील्ड ले जाया गया है। जिनको पकड़ा गया था उन्हें स्प्रिंगफील्ड ले जाकर तुम्हारे फीनिक्स पैलेस के शिष्यों सहित सबको एक साथ सिर कलम कर दिया जाएगा और पूर्वजों को बलि चढ़ाया जाएगा। हा। लोकल हाफ सैकर्ड ने हंसते हुए कहा। स्प्रिंगफील्ड? आदिति ने भौहें टेढ़ी की, फिर शिवम की ओर देखा और कहा,
शिवम, मैं स्प्रिंगफील्ड जाऊंगी और फिनिक्स प्लस के शिष्यों को बचाऊंगी। वे लोग पहले रियनकार्नेशन एम्परर की कब्र की वजह से एक गठबंधन बनाकर आए थे। अब जब रियनकार्नेशन एम्परर की कब्र का सिलसिला खत्म हुआ तो उनका गठबंधन अपने आप टूट जाएगा। फीनिक्स स्पिरिट संभवतः ये सब लोकल एथनिक ग्रुप्स की योजना का हिस्सा है। स्प्रिंगफील्ड जाना शायद बहुत खतरनाक होगा। शिवम ने कहा, मुझे पता है, पर फिनिक्स प्लस में इतने शिष्य हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आदिति ने भीषण आह भरी। जो भी हंड्रेड्स बैटलफील्ड में प्रवेश कर सकते हैं वे सभी जीनियस होते हैं और सामान्यतः वे जीनियस सुपेरियर लैंड की स्पिरिट्स में पोषित होकर आए होते हैं। अगर वे सब यहाँ मर जाएं तो फीनिक्स पैलेस का नुकसान बहुत भयानक होगा। वो फीनिक्स पैलेस की सेंट थी, उसे बचाना अनिवार्य था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिवम हल्का सा मुस्कुराया। तुम मेरे साथ होगे? अदिति स्तब्ध रह गई। जितने लोग उतने सहायक, क्यों बहुत भावुक हो गई। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। अदिति ने गंभीरता से मुट्ठी भींचकर बोला, ठीक है, तो हम स्प्रिंगफील्ड की ओर चलते हैं। यह कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि इस बार हमारे प्रतिद्वंदी सेंट्स होंगे। शिवम ने हिम्मत से हंसते हुए कहा, फिर वास्तविकता में फट पड़ा और उस लोकल हलफसेज को मार डाला। इसके बाद शिवम, आदिति और हिमा स्प्रिंगफील्ड की ओर बढ़े। अदिति का एंशंट बैटलफील्ड पर समय कम नहीं था। वह स्वाभाविक ही जानती थी कि स्प्रिंगफील्ड कहाँ है। स्प्रिंगफील्ड वह जगह थी जहां हंड्रेड्स की सभी जातियां एकत्रित होती थीं। हंड्रेड्स बैटलफील्ड पर हर कबीला निश्चित अंतराल पर स्प्रिंगफील्ड में मिलकर चर्चा करता था। एक दिन बाद तीनों ने लंबी दूरी तय कर ली। धम धम। अचानक सामने भयंकर गर्जना हुई। आकाश में बिजली गड़गड़ाई और आकाश गर्जनाओं से भर गया। रॉ, तभी एक दहाड़ सुनाई दी और तलवार की खी आसमान में फूट पड़ी। वहां भयंकर युद्ध हो रहा था। चलो देखते हैं, शिवम ने कहा। तीनों ऊपर उठे, हवा में उड़े और आगे बढ़े। सामने की लहरें बहुत चौंकाने वाली थीं। दो भव्य सेक्रेट पावर्स पूरे आसमान में फैल रहे थे। वो है मोहन। कुछ ही देर बाद शिवम ने युद्ध में शामिल लोगों को देखा। उनमें से एक था मैड थंडर मोहन। इसके अलावा दो शक्तिशाली लोग मोहन को घेर रहे थे। एक हड्डी के कांटों से ढका हुआ विशाल छिपकली जैसा राक्षस, वही भयंकर बीस्ट जो शिवम से एम्परर संसारक की कब्र के बाहर टकराया था। दूसरा था एक शक्तिशाली मानव सेंट, जेनरस निर्वाणा का अस्तित्व। असल में एंशंट बैटलफील्ड पर होली रेल्म में ब्रेक थ्रू करना बहुत कठिन था, इसलिए एंशंट बैटलफील्ड के ज्यादातर होली रेल्म वाले जेनरस ही होते थे। तुम नहीं बच सकते, आज तुम मरोगे। छिपकली बीस्ट गरजा। उसके पंजे पहाड़ों जैसे मोहन पर झपटे और मानव सैंट के हाथ में तलवार की रोशनी फूटी, भयानक शक्ति से भरी, और लगातार मोहन पर हमला किया। हालांकि मोहन शक्तिशाली था लेकिन अकेला था। युद्ध में दो महान सेंट्स का सामना करने में वह सक्षम नहीं था। इस समय वह बुरी तरह घायल था। बाल बिखरे हुए, शरीर लहूलुहान और उसकी सांसें कमजोर थीं। उसने गर्ज कर पुकारा मानो थंडर गॉड हो। भयंकर बिजली की शक्ति फैली, थंडर लॉ फूटा और वह दो महान सेंट से भिड़ गया। गाड़ी बिजली कभी किसी पहाड़ पर लुढ़कती और पहाड़ सीधे ढह जाता। पर होली रेल्म के शक्तिशाली भी उतने ही भयावह थे। उनकी सेंट शक्ति अद्वितीय थी। एक वार में थंडर लॉ की शक्ति मिटा देते। मोहन को बचाओ, शिवम बोला। ठीक है, अदिति ने सिर हिलाया। मोहन का आदमी होना भी बुरा नहीं था और स्प्रिंगफील्ड जाने के लिए उनकी ताकत अभी भी पतली थी। अगर मोहन साथ मिल जाता तो उनकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। वो छिपकली दैत्य मुझे दे दो, तुम और मोहन उस मानव योद्धा से निपटो, शिवम ने कहा। आदिति ने थोड़ा सिर हिलाया और हिमा को वहीं रोक दिया। इस स्तर के युद्ध में हिमा का कोई काम नहीं था। हिस शिवम ने गीतू बू चलाया। गीतू की चमक में उसकी आकृति तेजी से निकली और छिपकली बीस्ट की ओर झपटी। ब्लैक ड्रैगन गन शिवम के हाथ में प्रकट हुई और अचानक फेंकी गई। हवा को चीरती बिजली की तरह छिपकली बीस्ट की ओर सीधी गई। शिवम की वर्तमान आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी। ये प्रहार उसने केओस रेल्म को धकते हुए फेंका। आसमान फाड़ने वाली आवाज ने छिपकली को हिला दिया। रॉ, छिपकली बीस्ट गरज उठा। अब मोहन पर हमला नहीं किया बल्कि स्केल से ढके पंजे से ब्लैक ड्रैगन स्पेयर की ओर वार किया। पुच ब्लैक ड्रैगन गन ने सीधे उसके पंजे के स्केल आर्मर को भेद डाला। हथियार का मूठ तक अंदर घुस गया।
छिपकली बीस्ट के पंजे लहूलुहान हो गए। वह दहाड़ उठा और इसी समय शिवम पहुंच चुका था। छिपकली बीस्ट की आंखों में भय की एक झलक थी। शिवम की लड़ाकू शक्ति वो अच्छी तरह जानता था। इस बार तुम्हें मार डालूंगा, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी हथेली में केओस फैन जेकेएन बनकर छिपकली बीस्ट पर दबा। छिपकली बीस्ट गरजा पूरी ताकत से पलटवार किया, पर केओस से टकराने के बाद उसका विशाल शरीर हिल गया और पीछे हट गया। मारो, शिवम ने चिल्लाया। उसकी दाईं और बाईं हथेली में 2 केओस फैन जेकेएन प्रकट हुए और लगातार उस दैत्य छिपकली पर प्रहार किया। धम धम 2 लगातार प्रहारों ने छिपकली बीस्ट को हवा में टिकना मुश्किल कर दिया। वह सीधे जमीन पर आ गिरा। भारी धक्के से जमीन फटी और धूल उड़ गई। दूसरी ओर शिवम के जुड़ने से मोहन का उत्साह भर गया। उसने पूरी ताकत से थंडर लॉ छोड़ा और उस मानव सेंट से भिड़ गया। इसी समय आदिति भी पहुंच गई और मोहन के साथ मिलकर लड़ने लगी। मानव सैंड अचानक पिछड़ने लगा। आज मरने वाले तुम हो, मोहन मानो गुस्से से फट पड़ा और तूफानी हमला किया। फीनिक्स स्पिरिट के जुड़ने से मानव सेंट पर बिजली गिरी। उसकी होली बॉडी रक्षा भी टूट गई और वह खून उगल पड़ा। धत, मानव सैंड गुस्से से पीछे हटने लगा। भागने की कोशिश की, पर न ही आदिति और न ही मोहन उससे कमजोर थे। दोनों ने घेर लिया और वह निकल नहीं पाया। दूसरी ओर शिवम ने छिपकली बीस्ट को पूरी तरह दबा लिया। वह उसके पीठ पर कूदा और प्रिजन टेक्निक का प्रयोग किया। मरिडियन पागलपन से रेड ग्लव्स में भरा और छिपकली की पीठ पर धमाका किया। धम, एक पंच गिरा। स्केल उड़ गए। उसकी पीठ पर गहरा गड्ढा बन गया। हड्डियां भी टूट गईं। उसका विशाल शरीर भारी भरकम होकर जमीन पर जा गिरा और बड़ा गड्ढा बना। रॉ, छिपकली बीस्ट की दर्द भरी दहाड़ गूंजी। शेंगली से भयानक हमला संकुचित हुआ। शिवम को अपनी पीठ से गिराना चाहा। उसी समय शिवम के शरीर पर रोशनी की बूंदें चमकी और दर्जनों सैनिक प्रकट हुए। ब्लैक विंग्स, शील्ड सेजस आदि ने छिपकली बीस्ट के हमले को रोका और शिवम ने सेबर वॉर स्वॉर्ड पकड़ा। सीधे छिपकली के घाव में घुसा दिया। तलवार उसके शरीर में फटी और फिर शिवम की शक्ति विस्फोटक रूप से बाहर निकली। हिस, छिपकली बीस्ट का विशाल शरीर लगभग बीच से फट गया और चारों ओर रक्त बिखर गया। रॉ, छिपकली बीस्ट गरजा। उसका विशाल शरीर जमीन पर लौटने लगा। शिवम आसमान में उठ गया और वहां एक असाधारण विशाल केओस फैन जेकेएन संकुचित हो गया। ये केओस की 10% शक्ति का निशान था। धम 10% की अपार शक्ति वाला केओस सील छिपकली बीस्ट पर दबा और जोर से टकराया। हालांकि छिपकली बीस्ट ने सेक्ट रश किया, पर कोई फायदा नहीं। वह पहले से ही बुरी तरह घायल था। केओस की शक्ति को वह कैसे रोक पाता। जमीन फट गई, कंकड़ पत्थर बिखर गए और वहां एक विशाल गहरा गड्ढा बन गया। जब केओस गायब हुआ तब छिपकली दैत्य उस गहरे गड्ढे में पड़ा था, जैसे मिट्टी का ढेर। उसके शरीर में जरा भी सांस बाकी नहीं थी। सेक्रेड लिजर्ड मॉन्स्टर मर चुका था। शिवम ने उसे मार डाला था। दूसरे बैटलफील्ड पर वह मानव सेंट ये दृश्य देखकर सिहर उठा। उसका जिगर और पित्त थरथरा गया। लगभग डर के मारे मर ही गया। होली रेल्म न होते हुए भी एक को मार देना। एंशंट बैटलफील्ड पर रहने वाला जिसने अनगिनत विदेशी जीनियस देखे थे, उसने भी इतने भयानक रिकॉर्ड बहुत कम देखे थे। फीनिक्स स्पिरिट, मोहन और जिनवू 10 प्रिंसेस जैसे हेवनली एरोगेंसेस तीसरे चरण हाफ होली तक पहुंच चुके थे। लॉ टैंक के रेल्म में आकर साधारण होली रेल्म से लड़ सकते थे, पर मारना असंभव था, सिवाय इसके कि कोई और भी अधिक शक्तिशाली एरोगेंस हो। पर अब शिवम ने ये कर दिखाया था। यहाँ तक कि मोहन और आदिति भी भयभीत रह गए। हालांकि वे विशाल एम्परर लेवल शक्तियों से आए थे और बहुत कुछ देख चुके थे, पर ऐसा रिकॉर्ड बहुत दुर्लभ था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि शिवम केवल हाफ सेंट के पहले चरण में था। अगर वह हाफ सेंट के दूसरे चरण में पहुंच जाए, लॉ को समझे, और यहाँ तक कि तीसरे चरण हाफ सेंट तक पहुंच जाए, तब उसकी लड़ाई की शक्ति कितनी भयावह होगी। होली रेल्म का वह शक्तिशाली व्यक्ति जान बचाने की कोशिश में पागल होकर वार करने लगा, लेकिन फीनिक्स स्पिरिट और मोहन ने उसे घेर लिया था। एक चूक में वह फीनिक्स स्पिरिट के प्रहार से बुरी तरह झुलस गया। उसका आधा शरीर लगभग जल गया। शिवम ने हाथ लहराया और जो ब्लैक ड्रैगन स्पीयर छिपकली मॉन्स्टर के पंजे में घुसा था, वह उड़कर बाहर आया और शिवम ने उसे समेट लिया। फिर उसने ऊपर देखा और अंततः छिपकली के मुंह से एक स्टोरेज रिंग पाए। उसके बाद वह कदम मानव सेंट की ओर बढ़ा, जिससे उस सेंट का दिल कांप उठा।
शिवम 12 होली सोल्जर्स से घिरा हुआ था। शिवम हाथ में ब्लैक ड्रैगन गन लिए मानो काली बिजली की तरह मानव सेना पर टूट पड़ा। इस युद्ध में कोई सस्पेंस नहीं था। शिवम के शामिल होते ही उस मानव सैंड का अंजाम तय हो चुका था। अंततः एक अनिच्छुक दहाड़ के साथ वो 3 शिवम के हमले से सिर कलम हो गया। उस मानव सैंड की स्टोरेज रिंग आदिति और मोहन ने लेने से मना कर दिया, कहते हुए कि यह शिवम की उपलब्धि है। शिवम ने भी शिष्टता से उसे रख लिया। ब्रदर मिस अदिति, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मोहन ने शिवम और आदिति को सलाम किया और आंखों में कृतज्ञता दिखाए। इस बार अगर शिवम और आदिति न होते तो वह 2 सैंड्स के घेरे में पड़कर गंभीर खतरे में आ सकता था। ब्रदर, ये इसमें औपचारिकता की कोई बात नहीं। आगे आप कहाँ जाने वाले हैं? शिवम ने पूछा। मैं स्प्रिंगफील्ड ही जाने वाला था। सुना है कि मेरे थंडर गॉड सेक्ट के कई शिष्य वहां कैद हैं। मैं उन्हें बचाने जा रहा था, पर सोचा नहीं था कि यहाँ 2 सेंट्स के घेरे में फंस जाऊंगा। मोहन ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही, हम भी स्प्रिंगफील्ड जा रहे हैं, क्यों न मिलकर चलें? शिवम मुस्कुराया। मोहन की आंखें चमक उठी, वह बेहद प्रसन्न हुआ। ये तो बहुत अच्छा होगा, मैं तो और कुछ चाहता ही नहीं। फौरन ही चारों वहां से रवाना हुए और स्प्रिंगफील्ड की ओर उड़ चले। हालांकि मोहन को कुछ चोटें आई थीं, पर बहुत गंभीर नहीं थीं। उसकी बिजली गुणधर्म वाली दिव्य देह बेहद सख्त थी और वह उड़ते उड़ते खुद को ठीक करता रहा। एक और दिन बीता और उनके सामने एक भव्य और विशाल पर्वत आ खड़ा हुआ। ये पर्वत विशाल था, हरियाली से ढका और विशाल वृक्षों से भरा हुआ। यही था स्प्रिंगफील्ड। चारों पास नहीं गए, बल्कि दूर से बादलों में छिपकर देखने लगे। उनकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि दूर रहते हुए भी पर्वत पर क्या हो रहा था स्पष्ट देख सकते थे। पर्वत की चोटी पर एक समतल भूमि थी जहां अनेक युवा बैठे थे। एक नज़र में ही कम से कम 1000 लोग वहां थे। ये सब वे जीनियस थे जो विभिन्न संप्रदायों से हंड्रेड्स बैटलफील्ड में दाखिल हुए थे। मेरे फीनिक्स पैलेस के शिष्य, अदिति ने धीमे स्वर में कहा। भीड़ में उसने फीनिक्स पैलेस के 20 शिष्यों को देखा। साथ ही मोहन ने भी थॉ पैलेस के शिष्यों को पहचान लिया। इन युवाओं के चारों ओर शक्तिशाली पहरेदार थे। वहां मानव जाति के और भयंकर विदेशी भी थे, हर दिशा में एक एक। कुल मिलाकर 4 और साफ था कि वे सभी होली लैंड के शक्तिशाली थे। पर्वत के अन्य स्थानों में भी आकृतियां घूम रही थीं, पर वे होली रेल्म के नहीं थे, सभी उससे नीचे के थे। केवल 4 होली प्लेसेस। मोहन की आंखों में बिजली चमकी, पर उसने जल्दबाजी नहीं की। हंड्रेड्स बैटलफील्ड की जातियां लंबे समय से योजना बना रही थीं, मुख्य रूप से बड़ी संख्या में जीनियस को मारने के लिए। पर अब इतने लोगों को यहां कैद कर रखा है और तुरंत नहीं मारा, इसका मतलब है कि हमें लुभाने के लिए घात लगाई गई है। मुझे लगता है कि गुप्त रूप से और भी कई शक्तिशाली मौजूद होंगे। शिवम ने अनुमान लगाया। हाँ, वरना हमें इतनी आसानी से ये खबर न मिलती। ये स्थानीय लोग पहले ही सूचना पा चुके होंगे। जैसे ही हम पूछते उन्होंने हमें ये खबर दे दी। अदिति ने भी सिर हिलाया। तो अब क्या करें, हम यूं ही इंतजार नहीं कर सकते। कुछ समय बाद वे सच में इन पर हाथ डाल देंगे। मोहन चिंतित होकर बोला। मेरे पास एक उपाय है, पर हमारी संख्या कम है, हमें कुछ और सहायक चाहिए। सोच में डूबकर शिवम ने कहा। यहाँ विभिन्न संप्रदायों के बहुत से शिष्य कैद हैं, निश्चित ही, और लोग उन्हें बचाने आएंगे। हम गुप्त रूप से संपर्क करेंगे और फिर एक साथ हमला करेंगे। फीनिक्स स्पिरिट ने कहा। चारों ने कुछ देर तक निरीक्षण किया, फिर दूर एक बादल में छिपकर देखने लगे। शिवम के चारों की दिशा के दूसरी ओर बादल में 2 सुनहरी पोशाक पहने व्यक्ति खड़े थे। उनमें से एक था जिन्वू 10th प्रिंस और दूसरा भी जिन्वू जाति का था। प्रिंस, अब हम क्या करें? हमारे परिवार के दर्जन भर लोग पकड़े गए हैं, क्या हम उन्हें बचाएंगे या नहीं? उस जिन्वू व्यक्ति ने पूछा। बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? सामने इतनी बड़ी संख्या में मास्टर्स हैं, साफ है कि वे हमें फंसाने के लिए बैठे हैं। अगर उन्हें बचाने जाएं और खुद को संकट में डालें तो क्या ये कीमत वाजिब है? प्रिंस ने ठंडे स्वर में कहा। जिन्वू व्यक्ति ने सिर झुका लिया और चुप हो गया। चलो एंशिएंट बैटलफील्ड छोड़ दें, प्रिंस ने ठंडी आवाज में कहा, फिर पीछे हट गया और जल्द ही वहां से गायब हो गया। इसके बाद लोग दूर से देखने आते रहे। कुछ लोग प्रिंस की तरह सीधे हट गए, जबकि कुछ रुके और दूर छिपकर देखते रहे। शिवम और उसके साथी 4 लोग एक पर्वत शिखर की ओर उड़ चले। उस पर्वत पर 4 युवा जीनियस जमे हुए थे।
कौन? एक ठंडी आवाज गूंजी। चारों ने एक साथ उन्हें रोका। तुम? चारों स्तब्ध रह गए। विमल, तुम चारों भी शायद अपने लोगों को बचाना चाहते हो। शिवम आगे बढ़ा। ये चार वही थे, विमल और उसके साथी, जिन्होंने पहले शिवम और आदिति पर हमला कर रियनकार्नेशन एम्परर टूम का नक्शा और चाबी छीनने की कोशिश की थी। बिल्कुल, विमल ने शिवम को सावधानी से घूरा। शिवम की मौजूदा लड़ाई की शक्ति बेहद डरावनी थी। अगर वह उनसे बदला लेना चाहता तो चारों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। तो क्यों न हम साथ जुड़ जाएं, हमें भी लोगों को बचाना है। शिवम ने कहा। साथ जुड़ें। विमल की आंखें हल्की सी हिली, फिर उसने आदिति और मोहन की ओर देखा। ठीक है, हम साथ जुड़ने को तैयार हैं। गंभीर विचार के बाद विमल ने सिर हिलाया। इस तरह शिवम की टोली में 4 और लोग जुड़ गए। अगले 2 दिनों में शिवम और अन्य लोग इधर उधर घूमते रहे और कुछ लोगों को साथ आने का निमंत्रण दिया, जैसे वो पीले वस्त्रों वाला युवक और एक और शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी युद्ध शक्ति मोहन से कम नहीं थी। इसके अलावा कुछ और कमजोर जीनियस भी शामिल हो गए। इस तरह कुल मिलाकर उनकी संख्या 1 दर्जन के करीब हो गई। मोहन और आदिति जैसे स्तर के 4 लोग भी उनमें शामिल थे। शिवम, तुम्हारी योजना क्या है? अदिति आखिरकार पूछ बैठी। मेरे पास श्वास बदलने की एक विधि है जिससे मैं अपना ही सांस प्रवाह बदल सकता हूँ। मैं पहले लोकल व्यक्ति का रूप धरकर पर्वत की चोटी तक पहुँचूंगा, फिर तुम लोग हमला करने का नाटक करोगे और कुछ स्ट्रॉन्ग मैन का ध्यान आकर्षित करोगे। तब मैं अंदर घुसकर जिन्हें बचाना है उन्हें बचाऊंगा और फिर सब मिलकर बाहर निकलेंगे। शिवम ने कहा, तुम्हारी श्वास बदलने की विधि दूसरों को पकड़ में नहीं आएगी। कुछ लोग संशय में थे। शिवम मुस्कुराया। उसने अल्यूजन टेक्निक चलाई। उसका सांस प्रवाह बदल गया और वह बिल्कुल एक और आदमी जैसा दिखने लगा। मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। यह वाकई अद्भुत रहस्य था। शिवम मुस्कुराया। होली कॉन्टिनेंट पर मिली यह अल्यूजन टेक्निक सचमुच विलक्षण थी। आज भी यह बेहद उपयोगी साबित हो रही थी। जब तक किसी का कल्टिवेशन बेस मुझसे बहुत अधिक नहीं है वह इसे महसूस नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए तो मैं कुछ गोल्डन रेल्म के अस्तित्वों को भी धोखा दे सकता हूँ। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। शिवम ने कहा। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। मोहन ने हाथ लहराते हुए कहा। उसकी आंखों में युद्ध की चमक थी। बाकी सब भी सहमत हो गए। ये तरीका सीधे आक्रमण करने से कहीं बेहतर था। तुम सब मेरा इंतजार दूर रहकर करना। जब मैं पर्वत की चोटी के पास पहुंचूंगा मैं फीनिक्स स्पिरिट को संदेश भेजूंगा, तभी हमला करना। शिवम ने कहा। सबने सिर हिलाया। फिर शिवम जमीन पर उतरा। केओटिक रेल्म बदलकर अर्थ रेल्म में परिवर्तित हो गया और उसका शरीर जमीन में समा गया और गायब हो गया। शिवम भूमिगत रास्तों से गुजरा। सांस प्रवाह पूरी तरह छिपाया और स्प्रिंगफील्ड की ओर बढ़ा। स्प्रिंगफील्ड के पास पहुंचने पर उसने एक स्थानीय व्यक्ति चुना जो एम्परर सर्क्युलस के क्रम में था। उसे तुरंत मार डाला। फिर शिवम ने उसके वस्त्र बदल लिए, अपना रूप भी बदल लिया और अंततः बिल्कुल वही व्यक्ति बन गया। उसके शव को एक गुफा में फेंककर शिवम सीधे पर्वत की चोटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में कोई बाधा नहीं आई और जल्द ही वो पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। सामने एक विशाल रक्तवर्णी बाघ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें बिजली जैसी चमकी और शिवम पर टिक गई, मानो उसे आर पार देख लेना चाहती हों। ये स्कारलेट टाइगर पर्वत की चोटी की रक्षा कर रहे 4 होली रेल्म में से एक था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? स्कारलेट टाइगर ने मुंह खोला। यश फूट पड़ी। उसकी सांस भयावह थी। सीनियर, मेरे पास एक महत्वपूर्ण समाचार है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। शिवम ने कहा। कौन सा समाचार? स्कारलेट टाइगर बोला। ये। शिवम ने क्षण भर हिचकिचाहट दिखाई, जानबूझकर बाएं दाएं देखा। उसके हाथ में एक साउंड ट्रांसमिटिंग जड़े था जिससे उसने चुपचाप आदिति को संदेश भेजा। दूर बादलों में छिपी आदिति को शिवम का समाचार मिला। शिवम ने खबर दी है, चलो अब हमला करते हैं, फीनिक्स स्पिरिट ने कहा। अचानक दर्जनों आकृतियां तेजी से स्प्रिंगफील्ड की ओर दौड़ी। हवा गूंज उठी और भयानक सांसें फूटीं। आखिरकार हमला कर ही दिया। स्कारलेट टाइगर ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी और अदिति की दिशा में देखा, लेकिन उसका शरीर ज्यों का त्यों रहा। धम धम। इसी समय स्प्रिंगफील्ड पर्वतों के भीतर से भयानक सांसें आसमान में उठीं। 10 होली रेल्म शक्तिशाली आकृतियां बाहर आईं और फीनिक्स स्पिरिट की ओर टूट पड़ीं। नहीं, शत्रु बहुत ज्यादा हैं, पीछे हटो, अदिति ने चिल्लाकर कहा और वे तुरंत पीछे हटने लगे।
उन्हें भागने मत दो। होली रेल्म शक्तिशाली गरजे और 10 सेंट्स फीनिक्स स्पिरिट का पीछा करने लगे। इस बार ये सब यहीं रुकेंगे, स्कारलेट टाइगर ने व्यंग्य किया। फिर शिवम की ओर देखा और बोला, तुम अभी क्या बताना चाहते थे? सीनियर, मैं बताना चाहता था कि कोई और भी अंदर घुस आया है, शिवम ने कहा। कौन? स्कारलेट टाइगर की आंखें सुनहरी चमक उठीं। वह हूं मैं, शिवम अचानक दहाड़ा। उसने जमीन पर पांव पटका, जमीन फटी और उसका शरीर स्कारलेट टाइगर की ओर झपटा। उसकी मुट्ठी स्कारलेट टाइगर पर गिरी। इस प्रहार में शिवम ने लगभग पूरी ताकत लगा दी। स्कारलेट टाइगर को यह उम्मीद नहीं थी कि शिवम अचानक हमला करेगा। वह बचना चाहता था पर देर हो चुकी थी। ये प्रहार सीधा स्कारलेट टाइगर के सिर पर पड़ा। राव, वह होली रेल्म का शक्तिशाली ही क्यों न हो, वह भी इसे सह नहीं पाया। उसका पूरा सिर फट गया और शरीर उड़ गया। ओह! शिवम तुरंत आगे बढ़ा। उसकी भौहों से रोशनी निकली और माउंटेन्स एंड रिवर्स चित्र प्रकट हुए। एक किरण नीचे उतरी और पहले फीनिक्स पैलेस के डिसाइपल्स को ढक लिया। फीनिक्स पैलेस के डिसाइपल्स सीधे माउंटेन्स एंड रिवर्स चित्र में समा गए। फिर प्रकाश घूमा और ले शेनजोंग के डिसाइपल्स भी उसमें समा गए। साहस किया है, उसे मार डालो। अन्य दिशाओं में पहरे दे रहे सेंट्स अब तक समझ गए और फ्यूरियस होकर शिवम पर टूट पड़े। समेटो समेटो समेटो। शिवम ने माउंटेन्स एंड रिवर्स चित्र को चलाया और पागलपन से युवाओं को समेटने लगा। उसके ऊपर एक पगोडा प्रकट हुआ और बबल्स फैले जिन्होंने समय और स्थान के क्षेत्र को रोक दिया। बबल अब हाफ होली चरण तक पहुंच चुकी थी। उसकी लड़ाई की शक्ति बेहद प्रबल थी और उसका समय स्थान क्षेत्र सेंट्स को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। जब तक 3 सेंट्स समय स्थान के प्रभाव से मुक्त हुए, शिवम पर्वत की चोटी से अधिकांश युवाओं को ले चुका था। मार डालो। पर्वतों के बीच एक गहरी आवाज गूंजी। एक जादुई प्रकाश फूटा और एक काले चोगे वाला बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी सांस भयावह थी। वही है। शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। ये काले चोगे वाला बूढ़ा वही था जिसने एम्परर समसारा की कब्र के बाहर हमला किया था। ये जेनरस हाई का अस्तित्व था, इतनी शक्ति की अभी शिवम उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। चलो, शिवम ने माउंटेन्स एंड रिवर्स चित्र समेटा और दूर की ओर दौड़ा। आह, हमें बचाओ, हमें बचाओ। बाकी युवा पागलों की तरह चिल्लाने लगे, जिनमें जिन्वू जाति के लोग भी थे। लेकिन शिवम की आंखें ठंडी रहीं। वो इन लोगों की परवाह नहीं कर सकता था। और वैसे भी इन लोगों के अपने पूर्वज और जीनियस जैसे प्रिंस पहले ही पीछे हट चुके थे, तो शिवम क्यों उन्हें बचाता? शिवम ने सिर्फ उन्हीं को बचाया जो उसके साथ थे। मुझे रोक दो। काले चोगे वाला बूढ़ा अत्यंत उग्र था। उसने एक विशाल हथेली का निशान शिवम पर मारा। शिवम ने बबल को तुरंत स्पेस टाइम चैनल खोलने दिया। वह उसमें कूद गया और जब बाहर आया तो फीनिक्स स्पिरिट के पास पहुंच चुका था। चलो, सब एक साथ जुटे और सामने की ओर उड़ चले। लेकिन अगले ही क्षण शिवम का चेहरा बुरी तरह बदल गया, क्योंकि सामने कुछ नई सांसें उठीं, भयावह सांसें। सामने 10 सांसें थीं, जैसे भेड़िए का धुआं भयानक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से 4 सांसें ऐसी थीं जिनमें से हर एक काले वस्त्र वाले बूढ़े आदमी से भी कमजोर नहीं थी। यह कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि पावरहाउस स्तर के अस्तित्व थे। यहाँ तक कि उनमें से एक, जिसमें धरती और आकाश की आभा थी, वह पावरहाउस के अस्तित्व से कहीं अधिक शक्तिशाली था। गोल्डन का शिखर। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। इस बार सामने वाले ने गोल्डन पिनकल के अस्तित्व को भेजा था, साथ ही 4 गोल्डन हाई और दर्जनों गोल्डन निर्वाणा भी थे। ये पंक्ति बहुत भयानक थी। अगर वे घिर गए तो उनके पास केवल मौत का रास्ता होगा और कोई अवसर नहीं बचेगा। तुम सब मेरे पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स में प्रवेश करो। शिवम ने चिल्लाते हुए माउंटेन्स एंड रिवर्स को बुलाया। अगर इतने लोग साथ में रहते तो वे कभी बाहर नहीं निकल पाते। अगर अकेला शिवम होता तो अभी भी संभावना थी। बाकियों ने विरोध नहीं किया। शिवम की युद्ध शक्ति उनसे कहीं अधिक थी। अगर शिवम भी बाहर नहीं निकल सका तो वे लोग तो बिल्कुल नहीं निकल पाते। तुरंत ही सभी को शिवम ने माउंटेन्स एंड रिवर्स में डाल दिया। फिर शिवम ने विंड एंड थंडर का प्रयोग किया, अपनी दिशा बदली और बिजली की तरह बाहर की ओर भागा। इस लड़के के पास खजाना है, इसे भागने मत दो। एक दहाड़ गूंजी। पवित्र क्षेत्र के 20 से अधिक शक्तिशाली लोग पागलों की तरह शिवम की ओर दौड़े। उनमें से गोल्डन पीक का शक्तिशाली आदमी सबसे तेज था। उसने आगे बढ़कर तेजी से शिवम को पकड़ने का प्रयास किया।
उसके बाद चारों गोल्डन हाई, जिसमें काले वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी भी था, तेजी से पीछा करने लगे। गीटू बू चाहे कितना भी अद्भुत और तेज हो, लेकिन आखिर शिवम की साधना केवल हाफ सेंट के पहले चरण तक ही थी। गोल्डन यहाँ तक कि गोल्डन पीक से तुलना करना बहुत दूर की बात थी, इसलिए उसकी गति फिर भी पीछे रह गई। गोल्डन पीक का शक्तिशाली व्यक्ति अद्भुत गति से तेजी से शिवम के करीब पहुंच गया। उस आदमी के हाथ से एक भयानक तलवार की धार निकली और शिवम की ओर काटने लगी। शिवम का चेहरा बदल गया, वह गोल्डन पीक के अस्तित्व का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसी समय बबल ने समय स्थान चैनल खोला और शिवम उसमें कूद गया और हजारों मील दूर प्रकट हो गया। समय और स्थान का क्षेत्र धिक्कार है। गोल्डन पीक का शक्तिशाली व्यक्ति दहाड़ा, उसकी सांसें उग्र हो गई, गति अचानक बढ़ी और वह एक तेज धारा बनकर पलक झपकते ही हजारों मील की दूरी तय कर गया। इतनी तेज शिवम का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह उड़ते हुए गति बढ़ाने लगा, लेकिन थोड़े समय में ही सामने वाला फिर पास आ गया। शिवम केवल इतना कर सकता था कि बबल से फिर समय स्थान चैनल खोलने को कहे। इस तरह कई बार लगातार ऐसा हुआ। बाकी संत तो पीछे छूट गए, लेकिन गोल्डन पीक का अस्तित्व फिर भी पीछे लगा रहा। ये रास्ता सही नहीं है, शिवम लगातार सोच रहा था। समय स्थान चैनल खोलना बहुत ऊर्जा खर्चीला था। बबल हमेशा इसे नहीं खोल सकता था। 10 से अधिक बार खोलने के बाद वह थक जाएगा। समय स्थान चैनल का प्रयोग केवल जीवन मरण की घड़ी में ही होना चाहिए। यात्रा के लिए इसका उपयोग अव्यावहारिक था। इस तरह शिवम बेस की लड़ाई से पहले ही दुश्मन द्वारा पकड़ लिया जाएगा। चलो समसारा टूम की ओर। शिवम की आंखें चमकी और वह केवल एम्परर समसारा की कब्र की ओर ही जा सकता था। अगर यह भी संभव न हुआ तो शिवम को केवल रियनकार्नेशन हैल्बर्ट का उपयोग करना होगा। लेकिन रियनकार्नेशन हैल्बर्ट में केवल 2 ऊर्जा थी। पूरी ताकत से प्रयोग करने पर यह सम्राट स्तर से नीचे के किसी भी शक्तिशाली को काट सकता था। यह वास्तव में कीमती था। गोल्डन पीक के व्यक्ति पर इसे खर्च करना बर्बादी और क्रूरता थी। आखिरी विकल्प से पहले शिवम इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहता था। शिवम तुरंत पलटा और एम्परर समसारा की कब्र की ओर उड़ गया। सौभाग्य से वह कब्र ज्यादा दूर नहीं थी। जब दुश्मन पास आ जाता तो शिवम बबल से समय स्थान चैनल खुलवाता, दूरी बना लेता और फिर खुद उड़कर बबल को आराम करने का समय देता। जब दुश्मन पास आता तो वह फिर चैनल खोलकर दूरी बना लेता। इस तरह पीछा और भागना चलता रहा और अनंत पर्वत व नदियां उनके पैरों के नीचे गुजरती रहीं। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब बबल की ऊर्जा लगभग समाप्त होने वाली थी, तब सामने एक पहाड़ बीच से फटा हुआ दिखाई दिया। रियनकार्नेशन एम्परस टूम यही है। शिवम की आंखें चमक उठी और वह सीधे उस चैनल में घुस गया। एक शक्तिशाली दबाव शिवम पर आ पड़ा और वह कदम बढ़ाकर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद गोल्डन पीक का अस्तित्व भी पहुंच गया और चैनल में घुस गया। धम्म अचानक आए इस भयानक दबाव से गोल्डन पीक के स्तर वाला वह आदमी भी सीधे गिर पड़ा और लगभग मुंह के बल औंधे गिर जाता। धड़ाम गोल्डन पीक का शक्तिशाली आदमी, उसकी होली फोर्स उबलने लगी। उसने उस दबाव को तोड़कर शिवम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे जैसे साधना का स्तर ऊंचा होता है, दबाव और अधिक बढ़ता है। अंत में उसका चेहरा लाल पड़ गया और वह केवल कदम आगे बढ़ सकता था। दोनों इसी तरह रास्ते में चलते रहे और जल्द ही एक दिन बीत गया। एक दिन बाद भी चैनल का कोई अंत नहीं था। शिवम के मन में विचार आया। जब वे बाहर आए थे तो उन्होंने एक दिन में ये चैनल पार किया था, लेकिन अब एक दिन बीत गया और रास्ता अभी भी लंबा था। क्या अंदर आने में आधा महीना लगता है, लेकिन बाहर जाने में केवल एक दिन। जल्द ही शिवम का अनुमान सही साबित हुआ। समय बीतता गया, चैनल अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। गोल्डन पीक का अस्तित्व एक दुबला पतला मध्य आयु का आदमी था। इस समय उसका चेहरा बेहद गंभीर था, लेकिन वह एक पुराना राक्षस था जो लंबे समय से जी रहा था। उसकी सहनशक्ति स्वाभाविक रूप से बेहतरीन थी। समय यूं ही बीतता गया। आधा महीना बाद चैनल अंततः समाप्त हुआ। शिवम चैनल पार करके कब्र क्षेत्र में पहुंचा। अचानक कब्र चमक उठी और प्रेत प्रकट हुए जो शिवम पर हमला करने लगे। धड़ाम धड़ाम शिवम ने लगातार मुंह के मारे कई प्रेतों को उड़ा दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। जल्द ही गोल्डन पीक का अस्तित्व भी चैनल पार करके कब्र क्षेत्र में घुसा। लेकिन जैसे ही वह कब्र क्षेत्र में घुसा, कई कब्रों से तेज रोशनी फूटी और नियमों की शक्ति उमड़ पड़ी। प्रेत लगभग वास्तविक रूप लेने लगे।
पवित्र क्षेत्र मर जाओ। एक ज्वलंत सांड की छाया जोरदार गर्जना के साथ आग के कदमों के साथ आए। गोल्डन पीक का शक्तिशाली आदमी भयभीत हो गया। उसने तलवार से काटा लेकिन तलवार की रोशनी टूट गई। ज्वलंत सांड ने उसके सीने पर कदम मारा, उसका खून फूट पड़ा और पूरा सीना चकनाचूर हो गया। अगर उसकी साधना इतनी ऊंची न होती तो वह तुरंत मर जाता। शिवम दंग रह गया। जब वह आदमी घुसा तो उन कब्रों पर नियम एक साथ क्यों भड़क उठे और एक भयानक हमला कर बैठे। क्या यहाँ पवित्र क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति घुसते ही कब्रों पर नियमों का दंगा भड़क जाता है? शिवम के मन में यही विचार आया। ये वास्तव में अप्रत्याशित सुख था। वह तो सिर्फ दुश्मन से बचने के लिए यहाँ आया था, लेकिन अब लगता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हाँ बूढ़े, हिम्मत है तो पीछा करो। शिवम हंस पड़ा। छोटे हरामजादे, तू रुक जा, जब तक जिंदा है छिप कर रहना पड़ेगा। गोल्डन पीक का अस्तित्व गुस्से से शिवम को घूरता रहा। कब्रों को नफरत भरी नजरों से देखा और फिर मजबूरन पलटकर चैनल की ओर चला गया। यह आदमी निश्चित रूप से सुरंग के प्रवेश द्वार पर मुझे रोक देगा और अन्य पवित्र क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी मौजूद हैं। शिवम ने उस व्यक्ति को जाते हुए देखा और मन में सोचा, आज वह केवल कुछ समय यहाँ रुक सकता था। शिवम कब्रों के समूह की गहराई की ओर गया और जल्दी ही एक चौराहे पर पहुंच गया। चौराहे के दोनों ओर दो कब्रों के ऊपर एक सच्चे ड्रैगन का प्रेत और एक फीनिक्स का प्रेत प्रकट हुआ। ये दोनों प्रेत बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन वर्तमान में शिवम की युद्ध शक्ति, द्वितीय शरीर और बबल की मदद से वह उन पर विजय पाकर डेविल रिवर तक पहुंच गया। इस समय शिवम ने माउंटेन्स एंड रिवर्स मैप को बुलाया। मानचित्र चमक उठा और उसमें से अदिति, मोहन और अन्य लोग, साथ ही वे लोग जिन्हें शिवम ने बचाया था, सब डेविल रिवर के किनारे प्रकट हुए। यहाँ ये रियनकार्नेशन एम्परर की कब्र है। आदिति, मोहन और अन्य लोग जैसे ही बाहर आए उन्होंने तुरंत इस जगह को पहचान लिया, लेकिन जो लोग पहले कभी अंदर नहीं आए थे वे हैरान थे। इधर उधर देखने के बाद जब उन्होंने डेविल रिवर देखा तो उनके चेहरे पर बुरी तरह की घबराहट छा गई। हाँ, ये रियनकार्नेशन एम्परर की कब्र है। शिवम का चेहरा कुछ गंभीर हो गया और उसने कहा, कुछ समय तक लगता है हमें यहीं रहना होगा। सामने वाले बहुत शक्तिशाली हैं। मेरी साधना से मैं उनसे पीछा छुड़ा नहीं सकता। मुझे केवल यहीं रहना होगा। यहाँ रहना भी अच्छा है। अब तुम्हारी आगे की क्या योजना है? आदिति ने कहा और फिर शिवम की ओर देखा। शिवम न केवल अद्भुत था बल्कि चतुर और विचारशील भी। उसका व्यक्तित्व उस पर गहरी छाप छोड़ चुका था। साधना करो, शक्ति बढ़ाओ। जब हमारी ताकत पर्याप्त हो जाएगी तब हम मिलकर बाहर निकलेंगे, शिवम ने कहा। इस बार शिवम ने लगभग 500 लोगों को बचाया था। इनमें से अधिकांश ऊपरी प्रदेशों के आत्मा स्तर के प्रतिभावान थे। यदि वे सब थोड़ी और शक्ति बढ़ा लें तो एकजुट होकर बाहर निकल सकते हैं। हम यहाँ निश्चिंत होकर साधना कर सकते हैं। स्थानीय संत यहाँ अंदर नहीं आ सकते। शिवम ने कब्रों के परिवर्तन के बारे में बताया और सब लोग आराम करने लगे। शिवम, चाहे जो हो, इस बार तुम्हारा धन्यवाद, वरना हम इन लोगों को कभी बचा नहीं पाते। अदिति ने सच्चाई से कहा। हाँ, इस बार शिवम का धन्यवाद। चाहे आगे हम सुरक्षित बाहर निकल पाएं या नहीं, यह उपकार मैं मोहन हमेशा याद रखूंगा। मोहन ने कहा, शिवम, जब हमने तुम्हारे खिलाफ हाथ उठाया वह हमारी गलती थी। आशा है तुम बुरा नहीं मानोगे। चारों विमल भी आगे बढ़े और शिवम का आभार जताया। कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही फीनिक्स स्पिरिट से वादा किया था कि फीनिक्स पैलेस के लोगों को बचाऊंगा। तुम्हें बचाना तो साथ ही हो गया। शिवम हल्के से मुस्कुराया। इसके बाद सब लोग इधर उधर अलग अलग होकर साधना के लिए जगह खोजने लगे। शिवम फिर से नए ब्रिज पर लौटा, लेकिन वहां मनीषा दिखाई नहीं दी। शिवम ने उस गोल भंवर को देखा, लेकिन आखिरकार उसमें कूदा नहीं। वह पुल के सिर पर बैठ गया और क्रॉस लेग्ड होकर मूल पत्थर को साधना में निगलने लगा। जब शिवम की साधना पूरी हो गई तो वह माउंटेन्स एंड रिवर्स मैप में प्रवेश कर गया और वुडाओ के प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठ गया। इससे पहले कि शिवम ने आदिति और दूसरों को मानचित्र में रखा था, उसने मानचित्र को अपने द्वितीय शरीर में छिपा लिया था ताकि वे टाओइज्म के प्राचीन वृक्ष को न देख सकें। आखिरकार टाओइज्म का प्राचीन वृक्ष अत्यधिक मूल्यवान था। इसे दिखाने से अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं। माउंटेन्स एंड रिवर्स मैप भले ही कीमती था, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति सम्राट स्तरीय शक्तियों के प्रतिभाशाली थे। स्वाभाविक है उन्होंने ऐसे खजाने पहले भी देखे होंगे, इसलिए वे अधिक हैरान नहीं हुए।
शिवम प्राचीन ज्ञान वृक्ष के नीचे बैठ गया और शांति से साधना करने लगा। वह अराजक क्षेत्र को समझने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे जल्द से जल्द लॉ ऑफ केओस में बदल सके। जैसे ही अराजक क्षेत्र को लॉ ऑफ केओस में बदला जाए और हाफ सेंट के दूसरे चरण में प्रवेश किया जाए, शिवम की शक्ति में विस्फोट होगा। तब जेनरस हाई के अस्तित्व का सामना करते हुए भी वह निडर रहेगा, यहाँ तक कि गोल्डन पीक के सबसे शक्तिशाली का भी सामना करने का आत्मविश्वास होगा। तब उसके बच निकलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसी समय इंस्क्रिप्शन भी साधना कर रहा था। इंस्क्रिप्शन के द्वितीय शरीर ने पहले ही 10 आध्यात्मिक दीपक जला दिए थे। अगला कदम वह भी शिलालेख नियम के संचार से सेमी होली के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला था। बबल भी साधना कर रहा था, बाकी लोग भी यही कर रहे थे। इस क्षेत्र में कोई विघ्न डालने वाला नहीं था, हर कोई अपनी शक्ति बढ़ाने में जुट गया। बाहर विभिन्न जातियों के पवित्र क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों ने घेर रखा था। दबाव बहुत अधिक था। यही दबाव साधना को तेज करता था और शक्ति तेजी से बढ़ती थी। दबाव ही ताकत में बदल गया। दिन अब दिन समय तेजी से बीत गया। 1 महीना यूं ही बीत गया। इंस्क्रिप्शन का द्वितीय शरीर पहले ही सीमा तक साधना कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय नियम से जुड़ सकता है और हाफ सेंट के दूसरे चरण में प्रवेश कर सकता है। लेकिन अब शिवम को यह सोचना था कि द्वितीय साधना के लिए कौन सा नियम चुनना बेहतर होगा। सेक्रेड रेल्म चरण में आमतौर पर केवल एक नियम को नियंत्रित किया जा सकता है। जब सेक्रेड रेल्म में प्रगति होती है तो सेक्रेड हार्ट उसी नियम पर आधारित बनता है। वे ऑफ इंस्क्रिप्शन के माध्यम से शिलालेखों और आकाश पृथ्वी की विभिन्न ऊर्जाओं से नियमों को समझा जा सकता है। लेकिन अधिकांश नियम साधारण होते हैं, जैसे धातु, लकड़ी, अग्नि और जल। लेकिन वे ऑफ इंस्क्रिप्शन में 3 अत्यंत शक्तिशाली नियम भी होते हैं। 1 लॉ ऑफ अरे, 2 टाओ लॉ, 3 लॉ ऑफ डांडाओ। ये तीनों नियम बेहद शक्तिशाली हैं। इनमें से किसी एक को समझ लेना ही भयानक होता है। इन्हें समझना अत्यंत कठिन है। शिलालेख साधकों के लिए ये सर्वोच्च नियम माने जाते हैं। भले ही वे लॉ ऑफ केओस के बराबर ना हों, लेकिन उसके करीब माने जाते हैं। शिवम की महत्वाकांक्षा थी कि वह इनमें से एक नियम को समझे। कौन सा चुना जाए? रूल ऑफ अरे। आखिरकार शिवम ने निर्णय लिया। लॉ ऑफ फॉर्मेशन से अनगिनत आक्रमण और रक्षा तकनीकें विकसित की जा सकती हैं। यह निरंतर बदल सकता है, अंतहीन रूप ले सकता है। किंवदंती है कि कुछ लोग लॉ ऑफ अरे को समझने के बाद विनाशकारी एरे बनाते थे जिनमें दुनिया को नष्ट करने की क्षमता थी। भले ही लॉ ऑफ अरे को समझना बेहद कठिन हो, लेकिन शिवम के पास डार्क अरे था और डार्क अरे के भीतर यह नियम मौजूद प्रतीत होता था। दिशा तय करके उसने द्वितीय शरीर को उसी ओर साधना में लगाया। पल भर में और 3 महीने बीत गए। अब तक उन्हें रियनकार्नेशन एम्परस टूम में आए 4 महीने हो चुके थे। इस समय द्वितीय शरीर की साधना एक निर्णायक क्षण पर पहुंची। माउंटेन्स एंड रिवर्स की दुनिया में इंस्क्रिप्शन के द्वितीय शरीर के ऊपर 10 स्वर्णिम आध्यात्मिक दीपक प्रकट हुए। अंततः एक स्वर्ण स्तंभ अग्नि का बनकर आकाश की ओर उठ गया और अंधकार में नियम से जुड़ता प्रतीत हुआ। डार्क अरे आकाश में निलंबित अजीब रोशनी बिखेर रहा था और शिवम पर गिर रहा था। भूनम इस क्षण आकाश और अंधकार से एक अजीब शक्ति उतरी और द्वितीय शरीर पर आ गई। अचानक द्वितीय शरीर पर घने रून प्रकट हो गए। ये रून शिलालेख जैसे दिखते थे, लेकिन न जाने कितनी गुना ऊंचे स्तर के थे। ये लॉ ऑफ फॉर्मेशन का अवतरण था। शिवम ने लॉ ऑफ फॉर्मेशन को समझ लिया था। शिवम अचानक खड़ा हुआ और हथेली से वार किया। उसकी हथेली पर घने रून उभरे जिन्होंने एक चमकदार युद्ध तलवार बनाई। तलवार की धार आगे बढ़ी और एक छोटी पहाड़ी को बीच से चीर दिया। फिर उसने कदम बढ़ाए, रून प्रकट हुए और उन्होंने एक सच्चा ड्रैगन रचा जो उड़कर बाहर निकल गया। कमाल है, क्या यही लॉ ऑफ फॉर्मेशन है? शिवम की आंखें विस्मय से चमक उठीं। कानून अमूर्त है, अदृश्य है और छूने योग्य नहीं है, लेकिन यह मौजूद है। साधक जब कानून को समझ लेते हैं तो उनके हाथ उठाने और पैर चलाने तक में कानून की शक्ति समाई होती है जो अत्यंत प्रबल होती है। द्वितीय शरीर पर ध्यान दो। पहला कदम उठाओ और अर्धसिंथ के दूसरे चरण तक पहुंचो। अगला कदम है अर्धसिंथ के तीसरे चरण तक पहुंचना, कानून की टंकी के क्षेत्र में प्रवेश करना। तभी तुम पवित्र क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर सकते हो। इंस्क्रिप्शन के द्वितीय शरीर की प्रगति निस्संदेह शिवम की शक्ति को आगे बढ़ा देगी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है।
शिवम का मुख्य शरीर अब तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। इसके बाद इंस्क्रिप्शन ने द्वितीय शरीर में अभ्यास जारी रखा और कानून की संरचना के प्रयोग में प्रवीण हो गया। समय तेजी से बीता, दिन प्रतिदिन निकल गए। इस अवधि में कई लोगों ने प्रगति की। कई उच्च स्तर के जीनियस पहले अर्धसंत के प्रथम चरण में थे, लेकिन अब उन्होंने एक और स्तर पार कर लिया और अर्धसंत के दूसरे चरण में प्रवेश किया। जो पहले से अर्धसंत के दूसरे चरण में थे, उनमें से कई तीसरे चरण में पहुंच गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विमल जैसे जीनियस जो मूल रूप से अर्धसंत के दूसरे चरण में थे, अब ब्रेक थ्रू करके अर्धसंत के तीसरे चरण तक पहुंच गए, यानी कानून की टंकी के स्तर पर। इस तरह उनकी युद्ध शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। आदिति और मोहन जैसे लोगों से भी कम नहीं। मोहन जैसे लोग मूल रूप से अर्धसंत के तीसरे चरण में थे। इस दौरान वे अर्धसंत की सीमा तक पहुंच गए। यदि सैकड़ों जातियों की लड़ाई न होती और वे बाहर होते तो वे सभी पवित्र क्षेत्र पर प्रहार कर सकते थे। कुल मिलाकर उनकी शक्ति में बहुत सुधार हुआ। वे सब शिवम के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शिवम बाहर आता, वे सब एक साथ बाहर निकल सकते थे। दूसरी बार ब्रेक थ्रू के 1 महीने बाद एलेक्स ने भी ब्रेक थ्रू किया और समय स्थान क्षेत्र को समय स्थान कानून में बदल दिया। पहले शिवम ने आदिति और अन्य लोगों से पूछा था और सीखा था कि स्वर्ग और पृथ्वी में 10 सबसे शक्तिशाली नियम कौन से हैं। अराजकता का कानून, जिसे हजारों का सम्राट कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से 10 सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। पुनर्जन्म का कानून भी दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। समय और स्थान का कानून, जो समय और स्थान को नियंत्रित करता है, भी 10 सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। इसीलिए समय और स्थान के कानून का अभ्यास करना बेहद कठिन है। यहाँ तक कि एलेक्स, जिसके पास समय और स्थान पर प्राकृतिक नियंत्रण था और जिसे दैत्याकार जानवर ने समय स्थान क्रिस्टल भी दिए थे, उसे भी सफलतापूर्वक इसे साधने और अर्धसंत के दूसरे चरण में प्रवेश करने में इतना समय लगा। इस बिंदु पर एलेक्स की युद्ध शक्ति गुणात्मक रूप से बदल गई और भयावह स्तर तक पहुंच गई। DOISM के प्राचीन वृक्ष के नीचे शिवम अब भी साधना कर रहा था। अराजकता के क्षेत्र में अराजकता के कानून तक पहुंचना बेहद कठिन है। शुरुआत में पुनर्जन्म सम्राट ने शिवम को सच्ची अराजकता की एक किरण दी थी। उसे परिष्कृत करने के बाद शिवम ने न केवल आत्मा की शक्ति को अत्यधिक मजबूत किया, बल्कि वास्तव में अराजकता को समझने की क्षमता भी प्राप्त की। लेकिन इसके बावजूद शिवम अब तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। एलेक्स के ब्रेक थ्रू के 1 महीने बाद वे 6 महीने में पुनर्जन्म सम्राट की समाधि में प्रवेश करेंगे। वज्र शरीर के चारों ओर का अराजकता क्षेत्र आखिरकार बदल गया। गहन अराजकता क्षेत्र अचानक गायब हो गया बिना किसी निशान के। इस क्षण शिवम को एक स्पष्ट अनुभूति हुई। उसने आंखें खोलीं और होठों पर मुस्कान आ गई। विचार जैसे ही हिले, आकाश और पृथ्वी के बीच एक अदृश्य लहर उठी और फिर शिवम की उंगलियों के आसपास अराजक वायु बहने लगी। अराजकता का कानून, शिवम की आंखों में एक विचित्र प्रकाश चमका, मानो अराजक वायु बह रही हो। 6 महीने की कठिन साधना के बाद शिवम ने आखिरकार अराजकता का कानून प्राप्त कर लिया और अर्धसंत के दूसरे चरण में प्रवेश किया। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। शिवम स्वयं भी नहीं जानता था कि अराजकता का कानून कितना शक्तिशाली है। अब बाहर जाने का समय है। शिवम उठ खड़ा हुआ, कदम बढ़ाए और पहाड़ों के बाहर प्रकट हुआ। फिर वह नायर पुल पर चला, लेकिन उसने देखा कि बहुत से लोग एक घेरे में खड़े थे और किसी चीज पर ध्यान दे रहे थे। शिवम मोहन के पास गया। भाई, क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया? शिवम की आभा महसूस करते ही मोहन की आंखें चमक उठीं। शिवम की मूल युद्ध शक्ति ही बेहद चौंकाने वाली थी। अब अगर उसने ब्रेक थ्रू किया तो वह और भी भयावह होगा और उनके बाहर निकलने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। हाँ, संयोग से शिवम ने सिर हिलाया। चहचहाहट, फीनिक्स की पुकार सुनाई दी। अदिति शिवम की आंखें हिलीं। भीड़ में आग जल रही थी और लपटों में एक फीनिक्स उड़ रहा था, लेकिन फीनिक्स स्पिरिट की आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। लगता है फीनिक्स स्पिरिट निर्वाणा में जा रही है। एक बार वह सफल हो गई तो मुझे डर है कि वह अब मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं रहेगी। मोहन ने आह भरी। फीनिक्स निर्वाणा, शिवम ने धीरे से कहा। हाँ, अदिति की पहले जागृत हुई रक्त रेखा एक अमर बर्ड ब्लू है जो 10 शीर्ष युद्ध जानवरों में से एक है। जब ये बाद में आध्यात्मिक शरीर में विकसित हुआ तो ये केवल एक निम्न स्तर का आध्यात्मिक शरीर था, लेकिन अमर बर्ड ब्लू शरीर की एक विशेषता है।
यह निर्वाणा में लगातार पुनर्जन्म ले सकता है। हर बार निर्वाणा के बाद उसकी आत्मा एक अद्भुत स्तर तक बढ़ जाती है। इस निर्वाणा के सफल होने के बाद उसकी आत्मा संभवतः मध्यम स्तर के आत्मा शरीर तक पहुंच जाएगी। मोहन ने समझाया, उसकी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। यह मेरे फीनिक्स रक्त रेखा से कितना मिलता जुलता है। शिवम चौंका। जब फीनिक्स रक्त रेखा ने आत्मा शरीर को एकजुटता करना शुरू किया था तब ये भी एक निम्न स्तर का आत्मा शरीर था। उसे निरंतर उच्च स्तर पर जाने के लिए असली ड्रैगन की आत्मा को निगलना पड़ा। बाकी स्टोरीज़ के भी एपिसोड आएंगे, बाकी सब के एक एपिसोड फ्री में हमेशा आते रहेंगे। आप लोग नई स्टोरी भी सुन सकते हो। मैं योद्धा नहीं हूँ, ये बहुत कंप्लीट स्टोरी है और इसके अप्रॉक्स 400 एपिसोड तक जाएंगे। 400 या 500 के नीचे ही रहेंगे एपिसोड, ज़्यादा नहीं एपिसोड हैं। फिर 1 महीने के अंदर हम लोग पहुँचा देंगे इसको जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था। उसके बाद के एपिसोड भी आएंगे और इसी वाइस में आएंगे।